हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 41, तुम्हें कैसे पाना है और तुम्हें कैसे रौंदना है। कुछ ही देर में निशा जी वापस आए तो उनके हाथ में एक कटोरी थी। निशा जी रूह के सामने आए और थोड़ा झुककर उस कटोरी में जो उन्होंने चीनी और दही का मिश्रण बनाया था वह चम्मच रूह के मुंह के पास ले जाते हुए बोली, कहते हैं कुछ अच्छा करने जाओ तो दही चीनी खाकर निकलना चाहिए। काम अच्छा होता है और तुम तो अपना एग्जाम देने के लिए जा रही हो तो खाकर ही जाओ। कहते हुए निशा जी ने रूह को दही चीनी का मिश्रण खिलाया और उससे कहा, अब तुम अपना एग्जाम अच्छे से देख कर आना। रूह ने हाँ में सिर हिलाया और रोहान का हाथ पकड़कर घर के बाहर निकल गई। वहीं रूह और रोहान को वहां से जाते हुए देखकर अभिनव जी के चेहरे पर एक तिरछी और खतरनाक मुस्कान छा गई। उन्होंने खुद के मन में कहा, जाओ रूह जाओ, इन कुछ दिनों में तुम्हारे साथ क्या क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। रूह और रोहान दोनों जैसे ही बाहर आए तो रूह को अपने टाइगर कप की याद आई। वह भागकर उस तरफ गई तो रोहान से उससे आवाज देते हुए कहा, अब कहाँ जा रही हो बच्चे, जल्दी से वापस आओ क्योंकि हमें एग्जाम के लिए लेट नहीं होना है। तुम्हारा सेंटर वैसे भी काफी दूर है तो चलो जल्दी आओ। वही रूह अपने टाइगर कप की तरफ दौड़कर जाती हुई रोहान से बोली, रोहान बस 5 मिनट में आ रही हूँ, मैं अपने बेबी को देख लूँ। रूह के मुंह से बेबी नाम सुनकर रोहान का मुंह बन गया। वह सोचने लगा कि आज तक रूह ने उसे तो बेबी नहीं कहा, चाहे वह ऐसे ही क्यों ना हो, लेकिन ये कल का आया हुआ टाइगर कब को रूह बेबी कह रही है। अभी रोहान के चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी, जैसे वह टाइगर कब से भी जल रहा हूँ। रोहान ने मुंह बनाते हुए कहा, बेबी हूँ कल का आया हुआ टाइगर को बेबी और मुझे रोहान के अलावा कुछ नहीं। रोहान जो 18 साल का लड़का था, वह कॉलेज में जाने के बाद ऐसी कुछ चीजें उसे समझ आ गई थी। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके बीच कैसे बात की जाती है, और वह वही चाहता था कि रूह भी उसके साथ रहकर ऐसे ही बात करे, वैसे ही प्यार से रहे और उसे खुद से अप्रोच करे। लेकिन ये भी वह जानता था कि रूह अभी इन सब चीज़ों को नहीं कर सकती क्योंकि उसकी एज ही अभी 12 साल की थी, जिसे खुद उसने ही उसको पालकर बड़ा किया था। इसलिए वह जानता था कि अभी कोई भी चीज़ के लिए उसे फोर्स करना सही नहीं था। एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद रोहान जाकर रूह के पास खड़ा हो गया और उससे बोला, तुम्हारे 5 मिनट हो गए हो तो अब हम चलें, क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। चलो अब। रूह ने टाइगर कप के सिर पर किस किया और उससे बोली, बेबी मैं एग्जाम देकर आती हूँ, तुम्हें पता है ना कि आज मेरा एग्जाम है। अब ना मेरे साथ कोई नहीं जा रहा, ना तो इसलिए रूहान जा रहे हैं और ना ही छवि और आहान जा रहे हैं। देखो ना कितनी दूर जाना पड़ेगा मुझे, और वो भी अकेले। लेकिन वही जैसे ही रूह ने टाइगर कप के माथे पर किस किया था, ये देखकर तो रोहान का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था रूह को 1 मिनट भी उस टाइगर कप के पास छोड़ने का। इसलिए रोहान ने रूह की बाहों को पकड़कर उसे खड़ा करते हुए उससे कहा, अगर तुम्हारा ये बेबी तुम्हें एग्जाम में पास करवा सकता है तो बोलो, मैं तुम्हें यही इसी के पास छोड़ दूंगा, एग्जाम के लिए नहीं ले जाऊंगा। अभी रोहान अपने कैरेक्टर के अपोजिट रूह के साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जो कि रूह को भी समझ नहीं आ रहा था कि रोहान ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह फिर भी उससे कुछ नहीं बोल सकती थी। रोहान टाइगर कप को घूरते हुए रूह को लेकर वहां से चला गया। वही टाइगर कप रूह को जाते हुए देख रहा था, जैसे कि इन 2 ही दिनों में रूह ने टाइगर कप को अपना बना लिया था। रोहान ने रूह को गाड़ी में बैठाया और खुद भी बैक सीट पर बैठते हुए ड्राइवर से बोला, चलो जल्दी, हमें लेट नहीं होना है एग्जाम के लिए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और शेखावत मेंशन से बाहर निकल गया। वहीं उनके जाने के बाद छवि और आहान भी अपने स्कूल के लिए निकल गए और साथ में अथर्व भी अपने कॉलेज चला गया। इन सब में जिनके होठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी वह थे अभिनव जी, क्योंकि उन्होंने जैसे कि कुछ सोच रखा था रूह और रोहान के लिए, जो करना अभी बाकी था। अभिनव जी मुस्कुराते हुए कार की चाबी उंगली में घुमाते हुए घर के बाहर निकलते हुए खुद में बुदा बुदा करके बोले, रूह तुम नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें पाने के लिए, अपने नीचे दबाने के लिए मैं कितना मरा जा रहा हूँ। इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और यही तो अब करना है। मैंने सोच रखा है कि तुम्हें कैसे पाना और तुम्हें कैसे रौंदना है। इतना कहकर उनके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई, जैसे कि वह यही तो चाहते थे कि रूह कभी तो रोहान से अलग हो और वह अपने मंसूबों को कामयाब कर सके, जो कि रोहान के रूह के आसपास होने पर मुमकिन नहीं था। सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके थे। वहीं निशा जी को ना जाने क्यों उनके दिल में बेचैनी सी उठ रही थी, जैसे कि उनके परिवार के साथ कुछ तो बड़ा होने वाला है जिसे वह नहीं समझ पा रही थी। उन्हें रूह, रोहान, छवि और आहान इन सब की फिक्र थी क्योंकि वह एक माँ थी।
अभी तुरंत ही उनके चारों बच्चे घर से बाहर निकाल कर गए थे और अभी ही उनका दिल बेचैनी से भर गया था। वह बेचैनी से इधर उधर ही हॉल में टहल ही रही थी कि तभी दादी उनके पास आए और उनसे बोली, निशा क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? जिस पर निशा जी ने दादी के हाथ को पकड़ते हुए उनसे कहा, माँ पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दिल में एक बेचैनी से उठ रही है जैसे कि मेरे चारों बच्चों पर कोई मुसीबत आने वाली है। निशा जी के मुंह से इतना सुनते ही दादी ने जल्दी से उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, निशा शुभ शुभ कहो, चारों बच्चे अभी घर से बाहर निकले हैं। रास्ते में जाते हुए पता नहीं क्या हो जाए और तुम्हें याद है ना 12 साल पहले क्या हुआ था? हमने कैसे रूह को पाया था? तुम्हें याद तो है वह रात? निशा जी ने हाँ में अपने सिर को हिलाया जैसे कह रही हूँ कि हाँ माँ वह काली रात में कैसे भूल सकती हैं। पर फिर उन्होंने दादी से कहा, लेकिन माँ मेरे दिल की बेचैनी का क्या? मेरे दिल में क्यों इतनी बेचैनी उठ रही है? ऐसा लग रहा है कि उन सबको घर बुलाकर उन्हें घर में बंद करके रख लूं। मन ही नहीं मान रहा है। निशा जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दादी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें मंदिर में लेकर आए और उन्हें बोली, अगर मन नहीं मान रहा है तो कुछ वक्त के लिए चारों बच्चों के नाम से मंदिर में माता रानी के आगे दिया जला दो। उनकी हिफाजत माता रानी ही करेगी। और हाँ, तुम्हें अगर ये लग रहा है कि रूह और रूहान अभी छवि और आहान से दूर है, चारों साथ नहीं है, तो दिल में बेचैनी सी तो उठेगी ही। तो तुम ये जो रूह के एग्जाम के दिन है, इतने दिन के लिए माता रानी के चरणों में दिया को जलाए रखना और ध्यान रखना कि वह दिया बुझे ना। निशा जी ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से दिया जो अभी हल्के लो में जल रहा था उसमें और भी घी डालने लगी और उसे रूह के नाम से अंकित कर दिया, जैसे कि वह अपने मन में गढ़ रही हो कि जब तक रूह के एग्जाम बाहर होते रहेंगे वह इस दिए को बुझने नहीं देंगी। निशा जी वही माता रानी के चरणों में दिया जलाने के बाद वहीं पर बैठकर रूह और बाकी सब के लिए दुआ मांगने लगी। उनके लिए माता रानी से उनकी सलामती की गुहार लगाने लगी। कुछ देर वह वहीं बैठी रही और दादी भी उनकी बेचैनी को कम करने के लिए उनके पास ही वहां बैठी रही। वहीं दूसरी तरफ रूहान और रूह कुछ देर में सेंटर के जगह पर पहुंच गए थे, जहां आज रूह अपने आने वाली कल की शुरुआत करने वाली थी। अपने 8th स्टैंडर्ड के फर्स्ट एग्जाम को देने वाली थी। रूहान पहले कार का डोर खोलकर खुद बाहर निकाला और फिर रूह की तरफ जाकर उसकी तरफ का डोर खोलकर रूह के आगे अपना हाथ बढ़ाया। रूह रूहान के हाथ को पकड़कर बाहर आए और अपने सेंटर की तरफ जाने लगी, लेकिन वहां उसे कॉलेज के अंदर जाने से पहले ही गार्ड ने उन दोनों को रोक दिया और यह कहा कि जिसका एग्जाम है सिर्फ वही अंदर जा सकता है। जिस पर रूहान ने रूह के चेहरे को थामकर उससे कहा, जितना प्रैक्टिस तुमने किया है उसे अच्छे से लिखना। रूह ने रूहान की बातों को सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया तो रूहान ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट देकर आना। रूह ने हाँ में सिर हिलाया, जिसके बाद रूह अपना बैकपैक लेकर अपना आईडी कार्ड दिखाया गार्ड को। जब गार्ड ने कंफर्म कर लिया तब रूह को गेट के अंदर जाने दिया। रूहान कुछ देर रूह को जाते हुए देख रहा था। जब रूह उसकी आंखों के सामने से ओझल हुई तब रूहान मुड़कर कार की तरफ आया और ड्राइवर से बोला, तुम यही रहोगे और जब रूह अपने एग्जाम देकर बाहर आती है और मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता हूँ तो आप उसे सीधे घर लेकर जाओगे। जिस पर ड्राइवर ने रूहान से पूछा, लेकिन बाबा आप कैसे जाएंगे? अभी मैं आपको छोड़कर वापस यहाँ आ जाऊंगा रूह बेबी के पास। जिस पर रूहान ने उसे साफ मना करते हुए कहा, नहीं आप यही रहेंगे रूह के पास। मैं नहीं चाहता कि रूह को एग्जाम देकर आने के बाद थोड़ा सा भी वेट करना पड़े, इसलिए आप बस मेरी रूह का ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ से जाने के लिए मैनेज कर लूँगा। रूहान इतना कहकर ड्राइवर को और भी कई सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वहाँ से कुछ दूरी पर पैदल जाने लगा। जिस पर उसे एक कप मिली और वह उसमें बैठकर वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसकी रूह पर था। बिल्कुल निशा जी की तरह ही रूहान का दिल भी बेचैनी से भर उठा था, लेकिन वह रूह को अभी रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि रूह अपनी आने वाली मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और रूहान इसमें रूह के साथ रहना चाहता था, ना कि उसे पीछे खींचने वाला था। रूह के अंदर जाने के बाद वहां सबसे पहले रूह की चेकिंग हुई कि उसने कोई चीट वगैरह तो नहीं लिया है। उसके बाद रूह को अंदर जाने दिया गया। रूह ने अपनी सीट रोल नंबर के हिसाब से खोजी और जाकर अपने बेंच पर बैठ गई। कुछ देर के बाद और भी बच्चे जिनके एग्जाम्स थे वह आने लगे और वहाँ कुछ बुक्स पढ़ रहे थे तो कुछ चलकर आ रहे थे, लेकिन रूह को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वह मैथ्स में बहुत वीक थी। रूहान ने उसे सारी ट्रिक बताई थी मैथ्स को ज़्यादातर याद रखने की, लेकिन अभी एग्जाम में नर्वस होने के कारण रूह को लग रहा था कि वह सारे ट्रिक को भूल रही है। रूह ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी नज़रों के सामने उसने रूहान का चेहरा पाया जो मुस्कुराते हुए उससे कह रहा था, अपना बेस्ट देना, तुम्हें वापस मेरे पास ही आना है।
रूहान के चेहरे को देखने के बाद रूह के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। तभी वहां पर उनके दो टीचर्स आ गए जो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे स्टूडेंट पर नजर रखने वाले थे। लेकिन रूह को इसे कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसे अपने रूहान की पढ़ाई हुई ट्रिक पर ज्यादा भरोसा था। कुछ ही देर में टीचर्स ने सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर दिया और उसके बाद आंसर शीट दिया। क्वेश्चन पेपर को देखकर ही रूह की आंखें बंद हो गई। रूहान ने उसे सारी ट्रिक बताई थी मैथ्स को ज्यादातर याद रखने की, लेकिन अभी एग्जाम में नर्वस होने के कारण रूह को लग रहा था कि वह सारे ट्रिक को भूल रही है। रूह ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी नजरों के सामने उसने रूहान का चेहरा पाया जो मुस्कुराते हुए उससे कह रहा था, अपना बेस्ट देना, तुम्हें वापस मेरे पास ही आना है। रूहान के चेहरे को देखने के बाद रूह के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। तभी वहां पर उनके दो टीचर्स आ गए जो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे स्टूडेंट पर नजर रखने वाले थे। लेकिन रूह को इसे कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसे अपने रूहान की पढ़ाई हुई ट्रिक पर ज्यादा भरोसा था। कुछ ही देर में टीचर्स ने सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर दिया और उसके बाद आंसर शीट दिया। क्वेश्चन पेपर को देखकर ही रूह की आंखें बंद हो गई। रूह ने फिर से अपनी आंखें खोली और क्वेश्चन पेपर को देखा जिस पर कई ऐसे क्वेश्चन थे जो उसने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। इसलिए रूह ने क्वेश्चन देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन फिर उसने रूहान को याद किया और उसके उन एफर्ट्स के जो रूहान ने उसके लिए किया था, जिसके बाद रूह ने बिना रुके जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन के आंसर पेपर पर लिखने लगी। जो क्वेश्चंस उसे आ रहे थे वह पहले कर रही थी और जो क्वेश्चंस उसे नहीं आ रहे थे उसे वह छोड़ते जा रही थी। इन 3 घंटा में रूह ने उन ट्रिक का यूज़ किया जो उसे रूहान ने सिखाया था क्योंकि मैथ्स को याद नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ आसान ट्रिक से उन्हें आसानी से समझा जा सकता था और रूहान ने वही रूह को समझाया था। रूह ने अभी बिल्कुल रूहान जैसे उसे घर पर पढ़ाते वक्त बताया करता था वैसे ही उसने अभी सारे क्वेश्चंस का आंसर किया था। जिसके बाद अपना आंसर शीट टीचर्स की तरफ देते हुए रूह ने कहा, एक्सक्यूज मी सिट डन। उस रूम में जो टीचर थे उन्होंने रूह की तरफ देखा और उससे पूछा, आप एक बार चेक करना चाहेंगी? लेकिन रूह ने उनसे मना करते हुए कहा, नहीं करना सर, दिस इज डन। रूह के वापस से डन बोलने पर टीचर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर रूह के कंप्लीट किए हुए पेपर्स को साइड में रख दिया और उससे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहा। जब सारे स्टूडेंट के पेपर्स हो गए और सब एक एक करके अपने पेपर टीचर्स को हैंडओवर करने लगे, उसके बाद रूह अपने क्लास से निकलकर भागते हुए बाहर की ओर चली गई। उसने देखा कि वह कार अभी भी वही खड़ी है जिससे वह सुबह आई थी। वह भागते हुए कार के पास गई और वहां रूहान को ढूंढने लगी, लेकिन तभी उसे ड्राइवर ने बताया कि रूहान अपने कॉलेज जा चुका है, लेकिन उसे यहाँ छोड़कर गया है ताकि वह उसे घर वापस लेकर जा सके। रूहान को वहां ना पाकर रूह का चेहरा उतर गया था, लेकिन फिर रूह ये सोचकर खुश हो गई कि जैसा रूहान ने उसे पढ़ाया था, समझाया था, उसने बिल्कुल वैसा किया। तो वह घर जाकर जब रूहान को इस बारे में बताएगी तो रूहान भी खुश हो जाएगा। रूह जल्दी से कार में बैठी और ड्राइवर से बोली, अंकल आप जल्दी से घर ले चलो। ड्राइवर ने रूह के कहने पर जल्दी से कार स्टार्ट कर वहां से घर की ओर चला गया। रूहान जो अभी अपने कॉलेज में था, जब उसने टाइम देखा कि रूह के एग्जाम ओवर होने का टाइम हो गया था तो उसने ड्राइवर को कॉल किया। तब उसे पता चला कि रूह कार में है और अब सो चुकी है और वह घर की तरफ आ रहे हैं। तो रूहान भी अपने कॉलेज से अपना क्लास ओवर करके निकला और रूह के पास आने के लिए जल्दी करने लगा। कुछ देर के बाद जब रूह घर पहुंची और उसी के साथ रूहान भी, तो रूहान को देखकर रूह जल्दी से भागकर उसकी गोद में चढ़ गई और उसे मुस्कुराते हुए बोली, मैंने एग्जाम बहुत अच्छे से दिया है रूहान, आपको पता है मैंने वह सब आंसर्स किए जो आपने मुझे समझाए थे। रूह की बात सुनकर रूहान भी मुस्कुरा दिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, आई नो कि मेरा बेबी बहुत अच्छा करेगा। रूह को सही सलामत देखकर और रूहान को भी, निशा जी को एक राहत की सांस मिली, लेकिन वह ये बात रूहान या किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि रूहान तो वैसे भी उनसे कोई बात नहीं करता था। निशा जी ने रूह से कहा, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना भिजवाती हूँ। रूहान साइड से निकलकर कमरे में चला गया। वहीं अब रामू की जगह दूसरा सर्वेंट रख लिया गया था जो रूहान और रूह का काम किया करेगा। अभी वह खाना लेकर रूहान के कमरे में गया, जिसे देखकर रूहान ने उससे कुछ पूछताछ करने के इरादे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? इससे पहले कहाँ काम करते थे? रूहान के एक के बाद एक सवाल करने पर वह सर्वेंट घबरा गया और उसने हकलाते हुए रूहान को जवाब दिया, सर वह हमारा नाम श्याम है, हम रामू भाई के गांव से ही आए हैं। रामू भाई ने हमें आपके और मैडम के बारे में बताया और उन्होंने कहा है कि मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूं। रूहान को यह समझ नहीं आया कि उसने जिसे मारा वही उसका ध्यान रखने के लिए क्यों कह रहा है।
क्या उसने जो रामू पर शक किया वह गलत था, लेकिन उसने भी तो रामू को ही अपने कमरे के बाहर देखा था। लेकिन अभी रूहान ने ज्यादा ना सोचते हुए उसे वापस जाने के लिए कहा और उसके हाथों से अपने हाथों में खाना ले लिया। वह रूह को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वह खाने के बाद कुछ देर के लिए सो गई और फिर शाम को उसे अचानक से जब अपनी पेट और कमर में दर्द उठा तो वह उठकर बैठ गई। रूह अपने पेट के दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे ये हो नहीं पा रहा था। वह कुछ देर दर्द से वही बेड पर तड़पती रही, लेकिन अभी वह किसी को आवाज देती तो उसने देखा कि रूहान तो कमरे में था ही नहीं। तो जैसे ही रूह बेड से उठकर निशा जी के पास जाना चाहा तो उसने देखा कि बेड पर ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे, जिसे देखकर रूह घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। रूह के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर निशा जी, दादी और कामिनी जी, छवि और आहान सभी भागते हुए ऊपर आए। साथ ही आकाश जी और दादाजी भी थे, क्योंकि आज रूह के एग्जाम की वजह से वह दोनों भी ऑफिस से जल्दी ही घर आ गए थे। जब वह सभी आए और रूह को ऐसे रोते हुए देखे तो निशा जी ने रूह को अपने पास आने के लिए कहा तो रूह रोते हुए बेड पर लगे स्टेन्स को दिखाते हुए बोली, माँ बेड पर खून लगा है, मुझे चोट लगी है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे कहाँ चोट लगी है। मैंने सब जगह चेक कर लिया। कहते हुए बेड पर लगे स्टेन्स की तरफ जब रूह ने सबको दिखाया तो दादाजी और आकाश जी की नजरें झुक गई और वही निशा जी जल्दी से बेड का चादर उठाते हुए रूह को अपने साथ लेकर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, कुछ नहीं बच्चा, चलो मैं अभी बताती हूँ, कुछ नहीं हुआ है मेरे बच्चे को। ऐसे कहते हुए वो रूह को अपने साथ बाथरूम में ले गई और रूह को सारी चीज बताई। निशा जी ने पहले कभी नहीं सोचा था कि रूह के पहले पीरियड इस तरह आ जाएंगे। इसके बारे में घर में बाकी सबको भी पता चल जाएगी। छवि और आहान ने जब रूह के बेड पर खून देखा और रूह को रोते हुए देखा था तो हाल में बैठे वह दादी से बार बार रूह के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन दादी उन्हें क्या बताती, अभी वह दोनों भी छोटे थे और दादाजी और आकाश जी इस चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह समझ तो रहे थे कि वह खून कैसा था और रूह क्यों रो रही थी, लेकिन फिर भी वह ना तो एक दूसरे से नजर मिला रहे थे और ना ही कुछ कह पा रहे थे। और इस चीज से ही बचने के लिए आकाश जी फोन आने का बहाना करके सबके बीच से उठकर चले गए। वहीं रूह के कमरे में निशा जी ने चेक किया कि रूह के 12 साल पूरे होने पर अब रूह को पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं और यह ब्लड स्टेन्स उसके पीरियड्स के ही थे, जो अभी रूह की समझ से बाहर थे। लेकिन निशा जी ने अभी रूह को जैसे जैसे कहा वह करती गई, लेकिन अभी रूह को अपने पेट पर बहुत दर्द हो रहा था, जिस पर निशा जी ने रूह को ब्लैक कॉफी बनाकर पीने के लिए दिया और एक हीटिंग पैड उसके पेट पर भी रखकर सिकाई करने लगी। जब कुछ देर में रूहान घर आया और उसने निशा जी को अपने कमरे में देखा तो उसकी भौहें तन गई। रूहान अभी कुछ कहता है उससे पहले ही निशा जी, जो अभी रूह को सोफे पर लेकर बैठी हुई थी, वह सोफे से उठी और रूहान से बोली, रूह को तुम्हें एक अलग कमरा देना चाहिए क्योंकि वह बड़ी हो रही है। अब वह तुम्हारे साथ इस कमरे में रहे, ये सही नहीं रहेगा उसके लिए। निशा जी की बात को सुनकर एक बार फिर से रूहान ने अपनी भौहें उचकाते हुए उन्हें ऐसे देखा जैसे कि वह उनसे पूछ रहा हो, ऐसा क्यों? मैं अपनी रूह को खुद से दूर क्यों करूं? जिस पर निशा जी ने रूहान के थोड़ा करीब आते हुए उससे कहा, रूह के पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं तो अब मुझे लगता है कि रूह को अकेले रहना सीखना चाहिए। पीरियड्स का नाम सुनकर रूहान को समझ आया कि वह क्या बोल रही है, क्योंकि घर पर जब वह छोटा था तो उसने कई बार अपने पापा को पीरियड्स में यूज होने वाले पैड निशा जी को लाकर देते हुए देखा था। जिसके बाद जब रूह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तब रूहान को सच नहीं पता था कि यह क्या होता है। और अभी रूह के पीरियड्स वाली बात निशा जी के मुंह से सुनकर रूहान ने अपनी नजरें झुकाते हुए उनसे कहा, रूह को आगे जाकर मेरे साथ ही रहना है, इसलिए मैं उसे किसी भी वजह से खुद से दूर नहीं करना चाहता। थैंक यू कि आपने उसका ख्याल रखा, लेकिन अब मैं उसका ख्याल रख लूंगा और जो भी चीज़ होती है वह आप मुझे बता देना। निशा जी रूहान का सिर्फ चेहरा ही देख रही थी कि वह किसी भी कारण से रूह को खुद से दूर नहीं करना चाहता है, इसलिए जब रूहान रह के पास जा रहा था तो निशा जी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम एक बार गूगल पर सर्च कर लो कि पीरियड्स में कैसे क्या किया जाता है और उनमें क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाती है। इसके बाद निशा जी इतना कहकर वहां से चली गई। रूहान भी निशा जी के जाने के बाद रूह के पास चला गया और उसके पास रखे हीटिंग पैड को उठाकर उसके पेट के निचले हिस्से पर रखने लगा। रूहान अभी रूह का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। सेकंड डे रूह का कोई एग्जाम नहीं था, इसलिए वह देर तक सोती रही और रूहान ने भी उसे नहीं जगाया। रूहान खुद भी उसे अपनी बाहों में लेकर सोता रहा, लेकिन जब वह उठा तो उसने देखा कि रूह के कपड़ों में फिर से स्टेन्स लगे हुए हैं। तो रूहान ने रूह को बिना जगाए उसके कपड़े चेंज किए और वापस से उसे लेकर बाहों में भरकर लेट गया। जब रूह की नींद खुली तो उसने अपने कपड़ों को चेंज देखकर रूहान से पूछा, आपने मेरे कपड़े क्यों चेंज किए हैं?
जिस पर रूहान ने उसे बताया कि उसके कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए उसने चेंज कर दिए। रूहान ने रूह को इस दौरान कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जैसे कि वह इन सब चीज़ों के बारे में कितने अच्छे से जानता हूँ। वही निशा जी के कहने पर एक बार फिर से रूहान ने गूगल पर सर्च किया कि इसमें क्या और कैसे सहूलियत रखनी पड़ती है। फिर रूहान रूह के लिए डार्क चॉकलेट, कॉफ़ी वगैरह सब वह अवेलेबल करने लगा ताकि रूह को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रूहान अभी एक मैच्योर माँ की तरह, एक हस्बैंड की तरह अभी रूह का ध्यान रख रहा था, जो कि रूह को और भी उससे प्यार करने पर, उसके ऊपर डिपेंड होने पर मजबूर भी कर रहा था। रूह ने आगे बढ़कर रूहान के चेहरे को थामा और उसके माथे को चूम कर फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे चूमने लगी, या यूं कहे कि उसके होठों को कटने लगी, क्योंकि उसे रूहान ही किस किया करता था लेकिन कभी भी रूह ने उसे किस नहीं किया था। इसलिए आज जब उसकी हसरतें हुई रूहान को किस करने की तो उसे किस करना नहीं आ रहा था। वह रूहान के होठों को काट रही थी, लेकिन रूहान को तो ये भी अच्छा लग रहा था कि उसकी रूह ने उसके लिए कुछ करने के लिए पहल की थी। कुछ देर बाद रूहान ने खुद रूह का चेहरा थामकर उसे किस करना चाहा और इसमें रूह भी एकदम शांत सी उसकी बाहों में पड़ी रही। रूह ने रूहान को खुद में और कस लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों अब बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। जब कुछ देर में रूहान को ऐसा महसूस हुआ कि रूह सांस नहीं ले रही है और अनकॉन्शियस होने पर रूह बेहोश भी हो सकती है, इसलिए रूहान ने रूह के होठों को अपने होठों से आज़ाद किया और उसके होठों को अपने अंगूठे से टच करते हुए उससे बोला कि ऐसे करते हैं। रूह ने बस अपनी नज़रें नीचे की और उससे कहा, आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मुझे किस करना नहीं आता तो इसलिए मैंने वैसा किया जैसे आप हमेशा करते हो ना, तो मुझे लगा ऐसे ही हो जाएगा मुझसे भी। रूह की बातें सुनकर रूहान हंस रहा था। फिर उसने रूह से कहा, मैं सिखा देता हूँ किस करना। वापस से रूहान ने रूह के होठों पर अपनी होठ रखकर उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद रूहान ने खुद रूह का चेहरा थामकर उसे किस करना चाहा और इसमें रूह भी एकदम शांत सी उसकी बाहों में पड़ी रही। रूह ने रूहान को खुद में और कस लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों अब बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। जब कुछ देर में रूहान को ऐसा महसूस हुआ कि रूह सांस नहीं ले रही है और अनकॉन्शियस होने पर रूह बेहोश भी हो सकती है, इसलिए रूहान ने रूह के होठों को अपने होठों से आज़ाद किया और उसके होठों को अपने अंगूठे से टच करते हुए उससे बोला कि ऐसे करते हैं। रूह ने बस अपनी नज़रें नीचे की और उससे कहा, आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मुझे किस करना नहीं आता तो इसलिए मैंने वैसा किया जैसे आप हमेशा करते हो ना, तो मुझे लगा ऐसे ही हो जाएगा मुझसे भी। रूह की बातें सुनकर रूहान हंस रहा था। फिर उसने रूह से कहा, मैं सिखा देता हूँ किस करना। वापस से रूहान ने रूह के होठों पर अपनी होठ रखकर उसे किस करने लगा। रात को खाना खाकर रूहान ने रूह को ब्लैक कॉफ़ी दी और उसके लिए डार्क चॉकलेट भी ले आया। रूह बेड पर बैठी हुई डार्क चॉकलेट खाते हुए रूहान, जो अपने कॉलेज वक्त को सोफे पर बैठकर कॉफ़ी टेबल पर अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, उसे देख रही थी। रूह की एज अभी कम थी, लेकिन उसके जज्बात जो रूहान के लिए उसके दिल में उमड़ रहे थे वह कहीं ज़्यादा थे, और यह चीज़ अब रूहान को भी सामने दिखने लगी थी। क्योंकि रूहान अगर कभी किसी लड़की के बारे में उसके सामने बात करता तो रूह को तकलीफ होती और रूह उस लड़की से बात करने के लिए मना करने लगती थी। रूहान साफ देख सकता था कि रूह को रूहान की कॉलेज फ्रेंड से जलन होती है। रूहान खुश भी था क्योंकि अब रूह उसके लिए रिएक्ट करने लगी थी। अभी रूह वैसे ही चॉकलेट खाते हुए रूहान को देख रही थी। तभी उसने अपनी चॉकलेट साइड में रखी और उठकर रूहान के पास गई और उसके हाथ जो लैपटॉप पर चल रहे थे उसमें से एक उठाकर उसके गोद में बैठी और उससे बोली, आप क्या काम करते रहोगे? मुझे नींद आ रही है, चलो ना मुझे सुला दो। रूहान बस रूह को देख रहा था कि अभी तो थोड़ी देर पहले उसने उससे कहा था कि वह अपना काम पूरा करके उसके बाद रूह को सुलाए, लेकिन अभी फिर से रूह उसके पास आकर उसके गोद में बैठ गई और उससे ये कह रही है कि उसे नींद आ रही है, उसे सुला दे। रूहान ने लैपटॉप बंद किया और उसे टेबल पर साइड करके रूह को गोद में उठाकर बेड पर लेकर आया। रूहान खुद लेट गया। फिर उसने रूह को अपने ऊपर लिटाकर उसके सिर को हल्की हल्की थपकी देने लगा। वही रूह रूहान की दिल की धड़कन को सुनते हुए आराम से सुकून की नींद की आगोश में चली गई थी। जब रूह की सांस गहरी और धीमी होते गई तो रूहान ने अपनी नज़रें नीचे कर रूह को देखा। फिर उसके माथे को चूमकर अपनी आंखें बंद कर उसके कमर को कसकर थाम लिया। रूहान ने धीमी आवाज में खुद से कहा, तुमसे चाहती हो चुकी है कि तुम्हें खोकर जी ना सकेंगे। तुमसे दूर हुए तो सांसें रुक सी जाएगी। तुम्हारे होने से ही इस जिस्म में जान है। अगर तुम ना रही तो ये जान किस काम की। तुमसे मोहब्बत अनजानी सी हो गई है। तुम्हारे होने से ही मुझ में जिंदगी है।
रोहान अपने अल्फाजों को एक शायरी की तरह पिरोकर रूह के मासूम से चेहरे को देखकर कह रहा था। अभी रूह उसके जज्बात और उसकी बातों से अनजान थी। दूसरे दिन रूह की कंप्यूटर एग्जाम्स था, जिसकी प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों ही रोहान ने अच्छे से करवा दिया था। रूह अच्छे से तैयार होकर अपने एग्जाम्स के लिए गई, तो आज भी निशा जी ने उसे दही और शक्कर खिलाया ताकि रूह का एग्जाम अच्छे से जाए। रूह सबसे मिलकर निकली और आज रोहान खुद उसे लेकर गया था और उसके एग्जाम खत्म होने तक उसके एग्जाम सेंटर के बाहर ही था। क्योंकि रोहान के दिल में बेचैनी उठ रही थी, इसलिए रोहान ने रूह को अकेले छोड़ने से मना कर दिया था। जब रूह का एग्जाम खत्म हुआ और वह सेंटर से बाहर आकर रोहान को अपने इंतजार में कार के बाहर खड़े हुए देखी तो वह भागकर जाकर रोहान के सीने से लगाते हुए बोली, रोहान आज आप गए नहीं। मुझे लगा था कि आप पहले की तरह चले जाओगे, लेकिन आपको पता है आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कहकर रूह मुस्कुराने लगी। वही रोहान रूह के मुस्कुराते हुए चेहरे को थाम कर उससे बोला, चला जाता लेकिन मैंने सोचा मेरी रूह को सरप्राइज दे दूं आज यहाँ खड़े रहकर तुम्हारा इंतजार करके। उसकी बात को सुनकर रूह खिलखिलाते हुए बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है। रोहान अभी ठंडी का मौसम होने की वजह से पहले तो चाहता था कि रूह को वह मना कर दे, लेकिन फिर रूह की मुस्कान देखकर वह एक पल को थम सा गया, क्योंकि अभी जो रूह की मुस्कान थी वह बहुत खूबसूरत थी। रोहान ने कार का डोर खोलकर रूह को उसमें बैठाते हुए कहा, ठीक है चलो तो हम आइसक्रीम खाते हैं। रोहान ने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहा और किसी आइसक्रीम पार्लर में ले जाने के लिए कहा। तभी रूह ने रोहान को मना करते हुए कहा, नहीं हम वह मत्ता कुल्फी खाने के लिए जाएंगे, वह जो रोड साइड लगी रहती है ना, वहाँ ले चलो प्लीज। तो रोहान ने ड्राइवर को कहा कि ऐसी कोई स्टॉल देखकर कार वहाँ रोक दे। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और घर जाने की तरफ निकल गए, जिससे कुछ दूरी पर चलने पर ही एक आइसक्रीम का स्टॉल नजर आया, जिसके पास ड्राइवर ने कार रोका और जाकर पूछा कि क्या उनके पास मत्ता कुल्फी है। उन्होंने हाँ कहा तो ड्राइवर ने 2 आइसक्रीम खरीदकर रूह और रोहान के पास लेकर आया और उन्हें दिया तो रूह बड़ी खुशी के साथ उस कुल्फी खाना शुरू कर दिया। ठंडी में आइसक्रीम और कुल्फी खाने का अलग ही मजा होता है, जो अभी रूह और रोहान एंजॉय कर रहे थे। ठंडी में ठंडी आइसक्रीम खाने से रूह के दांत ठंडे हो रहे थे, लेकिन फिर भी उसने आइसक्रीम खाने से मना नहीं किया और वह खाती चली गई। उसने एक के बाद एक दूसरा ऑर्डर करके मंगा कर फिर से खाया। जब वह तीसरा मांगने वाली थी तो रोहान ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं दो बहुत है, अब हम घर जाएंगे। तो रूह ने सामने पार्क देखा और रोहान से कहा, हम उस पार्क में चलते हैं, थोड़ी देर खेलेंगे। मम्मा ने कहा था कि बाहर एग्जाम देने जाना भी अच्छा होता है, हम थोड़ी देर घूम के आ सकते हैं, चलो ना प्लीज प्लीज। रोहान चलो ना। रूह जिद करती हुई रोहान को वहां लेकर चली गई। रोहान भी आज जो हमेशा रिजर्व रहता था, सिर्फ और सिर्फ रूह के साथ इन्वॉल्व होता था, वह आज रूह के साथ खुलकर घर के बाहर भी एंजॉय कर रहा था। वही कोई था जो उन दोनों पर ही नजर रख रहा था। रूह के घर से निकलकर एग्जाम देने जाने से लेकर आइसक्रीम खाने आने तक और अभी पार्क में उन दोनों पर कोई नजर रख रहा था, जैसे कि वह रूह का हर एक पल को जानना चाहता हो। रोहान और रूह इससे अनजान एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। रूह के कहने पर वहां पर लगी शॉप से रोहान ने एक फुटबॉल खरीद लिया और फुटबॉल से दोनों खेलने लगे। जब काफी देर तक रूह खेल ली तो रोहान ने कहा, अब घर चले, काफी रात भी हो चुकी है। जिस पर रूह ने हाँ में सिर हिलाया और रोहान का हाथ थाम कर घर जाने के लिए कार की तरफ आ गई। कार में बैठकर वह दोनों ही घर आए तो रूह सीधे अपने कमरे में चली गई और जाकर सो गई, क्योंकि सेकंड डे उसका कोई एग्जाम नहीं था, इसलिए उसने अभी इतना पढ़कर बाद में पढ़ने का सोचा। रोहान ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि पार्क में खेलते हुए वह बुरी तरह से थक गई थी। रोहान भी रूह के पास आकर लेटा और उसे थाम कर सो गया। निशा जी कुछ देर के बाद आए और दोनों को सोते हुए देखी तो दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डालकर वह चली गई। रोहान इस वक्त सो नहीं रहा था, उसे निशा जी के कमरे में आने से लेकर उनके ऊपर ब्लैंकेट डालकर जाने तक उसे सारी चीजों की खबर थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि भले ही वह उन्हें अपनी मां नहीं मानता हो, लेकिन रूह उन्हें मां कहती है और मानती भी है, और जिस तरह निशा जी रूह को प्यार करती है, इससे रोहान इनकार नहीं कर सकता था, और इसलिए निशा जी के द्वारा रूह के लिए किए हुए कामों को वह कभी मन नहीं करता था। चाहे अपने लिए वह निशा जी को मना कर देता था, लेकिन रूह के लिए नहीं। वही दूसरी तरफ डिनर टेबल पर सब बैठे हुए थे। तभी आकाश जी ने रूह और रोहान को न देखकर पूछा, ये दोनों कहाँ हैं? तभी दादी ने कहा, पता नहीं क्या हुआ है, शाम से जब से स्कूल से आए हैं तब से कमरे में है, और रोहान भी कमरे से बाहर नहीं निकला। तभी निशा जी ने कहा, माँ वह थक गए होंगे,
दोनों सो रहे थे इसलिए मैंने उन्हें नहीं जगाया। निशा जी की बातें सुनकर सभी अपना अपना डिनर करने लगे और जब सबका डिनर खत्म हुआ तो अपने कमरे में जाने लगे। लेकिन आकाश जी रूहान के कमरे में आए और देखा कि दोनों आराम से सो रहे हैं, तो वह नाइट लैम्प को ऑफ करके अपने कमरे में चले गए। निशा जी छवि को लेकर लेटी हुई थी और वहीं आहान आकाश जी की साइड में सो रहा था। तो आकाश जी आहान के पास लेटते हुए निशा जी से बोले, क्या बात है निशा, बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम कुछ उदासी और बेचैन सी लग रही हो। जिस पर निशा जी ने उनसे कहा, पता नहीं जी, क्या चल रहा है मेरे मन में, मुझे खुद नहीं पता कि यह बेचैनी क्यों हो रही है मुझे। निशा की छवि के बालों को सहला रही थी। उन्होंने आगे कहा, जब से रो के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं ना, तब से पता नहीं जो रामू को रूहान ने मारा है, उसके बाद से एक बेचैनी सी हो गई है मन में कि कहीं हमारी दोनों बच्चियों के साथ कुछ। निशा जी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही आकाश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, निशा मैंने तुम्हारे कहने पर घर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया है, ताकि दोबारा से ऐसा कुछ भी ना हो, और इसके बाद भी तुम यही कह रही हो कि दोनों बच्चों के साथ कुछ हो गया तो ये सब सोचना बंद करो यार। तुम्हारे मन में जितने नेगेटिव थॉट आएंगे तो फिर उतना वही नेगेटिव होगा। तुम पॉजिटिव रहोगी तो ही तुम्हारे साथ पॉजिटिव होगा ना। आकाश जी के इस तरह तेज आवाज में कहने से छवि और आहान दोनों ही उठ गए थे और दोनों उन दोनों का मुंह देखने लगे थे। तो निशा जी ने छवि को अपने पास सुलाते हुए आकाश जी की तरफ घूरते हुए बोली, आपको इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। मेरे मन में जो चल रहा था वह मैंने कहा, और वैसे भी अगर उस दिन रामू रूहान के हाथों से मार नहीं खाता तो हमें ये पता नहीं चलता कि इस घर में कोई है जो हमारी बच्चियों पर गंदी नज़र रख रहा है। और हाँ, आपको मैं ये बता दूं कि अभी उस इंसान का पता सिर्फ इसलिए नहीं चला क्योंकि अभी वह सतर्क है, लेकिन जब वह ऐसी हरकतें करेगा तो सामने आ भी जाएगा कि कौन ऐसी हरकतें कर रहा है। निशा जी इतना कहकर दूसरी तरफ घूमकर सो गई। आकाश जी उनसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी अभी बात को खत्म कर दिया था। निशा जी तो अच्छे से ही उन्हें सब कुछ बता रही थी, लेकिन उन्होंने ही कुछ ज्यादा ही तेज आवाज में उनसे बात करके उनके मूड को ऑफ कर दिया। आकाश जी सो गए, लेकिन निशा जी के दिमाग में अभी भी आकाश जी की बोली हुई सारी बातें चल रही थी। निशा जी को नींद नहीं आ रही थी। तभी उन्होंने साइड टेबल पर रखे आकाश जी के फोन को उठाया और उसमें सीसीटीवी कैमरा से कनेक्ट फुटेज देखने लगी। उन्होंने देखा कि अभी शेखावत मेंशन के अंदर एक कार आई जो कि शेखावत फैमिली की ही यूज करने वाली थी। उसमें से अभिनव जी उतरे जो कि थोड़े नशे में लग रहे थे। वह विला के अंदर जाने लगे तो निशा जी बड़ी ध्यान से देख रही थी। उन्होंने बेल बजाई तो कुछ देर में सर्वेंट ने आकर दरवाजा खोला और उन्होंने सर्वेंट को धक्का देकर खुद से दूर किया और ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तभी निशा जी की नज़रें उन कैमरास पर गई जो उन्होंने सेक्रेटली लगवाए थे कि रूह अपने कमरे से बाहर निकाल कर आ रही है। अभिनव जी के इस तरह नशे में घर आने पर और रो के उनकी तरफ बढ़ने पर क्या होगा कुछ बड़ा? क्या निशा जी के सामने आएगी अभिनव जी की पूरी सच्चाई? ये बता दूं कि अभी उस इंसान का पता सिर्फ इसलिए नहीं चला क्योंकि अभी वह सतर्क है, लेकिन जब वह ऐसी हरकतें करेगा तो सामने आ भी जाएगा कि कौन ऐसी हरकतें कर रहा है। निशा जी इतना कहकर दूसरी तरफ घूमकर सो गई। आकाश जी उनसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी अभी बात को खत्म कर दिया था। निशा जी तो अच्छे से ही उन्हें सब कुछ बता रही थी, लेकिन उन्होंने ही कुछ ज्यादा ही तेज आवाज में उनसे बात करके उनके मूड को ऑफ कर दिया। आकाश जी सो गए, लेकिन निशा जी के दिमाग में अभी भी आकाश जी की बोली हुई सारी बातें चल रही थी। निशा जी को नींद नहीं आ रही थी। तभी उन्होंने साइड टेबल पर रखे आकाश जी के फोन को उठाया और उसमें सीसीटीवी कैमरा से कनेक्ट फुटेज देखने लगी। उन्होंने देखा कि अभी शेखावत मेंशन के अंदर एक कार आई जो कि शेखावत फैमिली की ही यूज करने वाली थी। उसमें से अभिनव जी उतरे जो कि थोड़े नशे में लग रहे थे। वह विला के अंदर जाने लगे तो निशा जी बड़ी ध्यान से देख रही थी। उन्होंने बेल बजाई तो कुछ देर में सर्वेंट ने आकर दरवाजा खोला और उन्होंने सर्वेंट को धक्का देकर खुद से दूर किया और ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तभी निशा जी की नज़रें उन कैमरास पर गई जो उन्होंने सेक्रेटली लगवाए थे कि रूह अपने कमरे से बाहर निकाल कर आ रही है। निशा जी को नींद नहीं आ रही थी। तभी उन्होंने साइड टेबल पर रखे आकाश जी के फोन को उठाया और उसमें सीसीटीवी कैमरा से कनेक्ट फुटेज देखने लगी। उन्होंने देखा कि अभी शेखावत मेंशन के अंदर एक कार आई जो कि शेखावत फैमिली की ही यूज करने वाली थी। उसमें से अभिनव जी उतरे जो कि थोड़े नशे में लग रहे थे। वह विला के अंदर जाने लगे तो निशा जी बड़ी ध्यान से देख रही थी। उन्होंने बेल बजाई तो कुछ देर में सर्वेंट ने आकर दरवाजा खोला और उन्होंने सर्वेंट को धक्का देकर खुद से दूर किया और ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगे।
तभी निशा जी की नज़रें उन कैमरास पर गई जो उन्होंने सेक्रेटली लगवाए थे कि रूह अपने कमरे से बाहर निकाल कर आ रही है। तभी सीढ़ियों पर ऊपर जा रहे अभिनव जी लड़खड़ा कर गिर गए और रूह उनके पास भाग कर आते हुए उन्हें उठाने के लिए सहारा देते हुए उनसे बोली, बड़े पापा आप गिर कैसे गए? आप उठो, उठो, जल्दी उठो। आपको चोट लग गई क्या बड़े पापा? कहते हुए रूह अपनी मासूमियत में अभिनव जी को उठाने की कोशिश करने लगी। लेकिन वही अभिनव जी जो कि रूह को पाना चाहते थे, उस पर गंदी निगाह रखते थे। उन्होंने जैसे ही रूह के गोरे गोरे खुले हुए पैर देखे तो उस पर हाथ चलाने लगे, उसे छूने लगे। रूह को यह चीज गंदा जैसा लगा तो वह अपने पैर को खींचने लगी, लेकिन अभिनव जी ने उसके पैर को पकड़कर अपनी उंगलियों से सहलाया, जिससे निशा जी जो सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, उनका गुस्से से पारा चढ़ गया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को लाइव से रिकॉर्डिंग में डाला और फोन को वहीं रखकर बाहर निकल कर आई। निशा जी ने सीढ़ियों की तरफ अपना रुख किया और वहां जाकर खड़ी हुई अपने हाथों को अपने सीने पर बांधकर वह रूह को तेज आवाज में बोली, रूह उठो वहां से। निशा जी की आवाज से रूह उनकी तरफ मुड़कर देखने लगी थी। उसने निशा जी को देखकर कहा, यस मम्मा। तो निशा जी ने वापस से रूह को तेज आवाज में कहा, मैंने कहा उठो वहां से। तुम्हारे बड़े पापा खुद से जा सकते हैं अपने कमरे में, इसलिए तुम्हें उनकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। चलो आओ। निशा जी की बात को सुनकर रूह जल्दी से अभिनव जी से दूर हटी और उनके पास चली गई। निशा जी ने रूह को बालों को सहलाते हुए कहा, अब कमरे में जाओ और सुबह से पहले कमरे से बाहर मत निकलना। रोहान वह कहाँ है? रूह ने निशा जी को देखते हुए कहा, मम्मा वह सो रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उठकर यहाँ टहलने लगी। तभी मैंने बड़े पापा को यहाँ पर गिरते हुए देखा तो मैं यहाँ आ गई उन्हें उठाने के लिए, लेकिन बड़े पापा वह ना मेरे पैर छू रहे थे। जैसे ही रूह के मुंह से यह आवाज आई तो निशा जी ने घूरकर अभिनव जी को देखा और उसके बालों को सहलाते हुए उससे बोली, ठीक है मैं तुम्हारे बड़े पापा को कमरे में छोड़ दूंगी, अब तुम जाओ और अपने कमरे में सो जाओ, ठीक है? और रोहान को कहना कि वह सुबह मुझसे बात कर ले। रूह में हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। निशा जी अभिनव जी के पास आए और नीचे बैठते हुए बोली, ये जो आप हरकतें करते हैं ना भाई साहब, यह आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि जिसके साथ आप ये हरकतें कर रहे थे वह बच्ची आपको बड़े पापा कहती है। बड़े पापा का मतलब पता है ना आपको? उसके पापा का बड़ा भाई, और आप उसी के साथ ऐसी घटिया हरकत कर रहे थे। छी, लानत है आप पर। निशा जी इतना कहकर उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं उन्होंने रिकॉर्डिंग इसलिए की थी ताकि आकाश जी को वह हरकतें अभिनव जी की दिखा सके। निशा जी वापस अपने कमरे में आए और अपनी तरफ आकर बैठी और आकाश जी को देखते हुए बोली, आपको बड़ा भरोसा है अपने भाई पर कि वह ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, लेकिन आप नहीं जानते कि आपका भाई किस अव्वल दर्जे का इंसान है। जो बच्ची उन्हें बड़े पापा कहती है उसी पर ही गंदी नज़र रखते हैं। निशा जी बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए उनकी भी आंखें लग गई। वहीं अभी आकाश जी उनकी बातें सुन रहे थे और जो भी निशा जी ने कहा था वह सब कुछ सुनकर उन्हें गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, खुद को शांत रखा, क्योंकि निशा जी के वहां से उठकर बाहर जाने पर उनके फ़ोन में रिकॉर्डिंग वीडियो को आकाश जी ने देख लिया था। आकाश जी को अपने ही कही हुई बातों पर शर्मा रही थी कि वह अपने बड़े भाई का सपोर्ट कर रहे थे, उन पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन अभी जो उन्होंने अपने बड़े भाई की हरकतों को अपनी आंखों से देखा था तो उसे वह झूठला नहीं सकते थे। सही कहा निशा जी ने कि उनके बड़े भाई इतने बड़े का हैं कि जो बच्ची उन्हें बड़े पापा कहती हैं उसी पर गंदी नज़र रख रहे हैं। तो आज को जहाँ रूह है कल वहाँ छवि भी हो सकती है। ये सोचकर आकाश जी को तेज गुस्सा आने लगा और उन्होंने सुबह इस बारे में अपने पिता से बात करने के बारे में सोचा और अपनी आंखों को बंद कर सोने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी अभी जो उन्होंने देखा था वह उनके लिए हैरानी की बात थी कि उनके भाई इतने नीचे गिर गए हैं कि एक 12 साल की बच्ची के लिए ऐसा सोच रहे हैं। रूह और रोहान का रिश्ता जो है वह बचपन से शुरू हो रहा था और दोनों साथ थे। जब रूहान 6 साल का था तब रूह उसकी जिंदगी में आई थी। जब रूह पैदा हुई थी तब उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह से रूह एक मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी, क्योंकि रूह अपनी सांसों को खो चुकी थी। लेकिन उस वक्त जब रोहान ने उसके सीने को रब करते हुए उसके मुंह में अपनी सांसों को देकर उसे बचाया था, और इस वजह से रूह और रोहान का रिश्ता सांसों से जुड़ा हुआ दिल की धड़कन तक पहुंच गया था। रोहान ने अपने 6 साल की उम्र में ही उस एक दिन की बच्ची को पालने का डिसीजन लिया था और उसे अपनी जिम्मेदारी पर हर एक चीज़ उसके लिए करता था।
जहां उसे लगता था कि उससे नहीं हो पाएगा, तब वह दादी और निशा जी को उसके लिए करने के लिए कहता था, नहीं तो ज़्यादातर उसके लिए खुद ही सब कुछ किया करता था। वहीं अगर रोहान को ये बात पता चली कि उसकी मोहब्बत पर उसके बड़े पापा की नज़रें हैं, तो वह जिस तरह से उसने रामू का हाल किया था, उसी तरह से वह अपने बड़े पापा का भी हाल कर सकता था। आकाश जी के दिमाग में यही सारे बातें चल रही थी, जिस वजह से वो पूरी रात सो भी नहीं पाए थे। सुबह हुई तो रूहान की खिड़की से छनकर धूप की किरणें आकर रूह और रूहान के चेहरे पर लगी। रूहान ने अपनी आंखें खोली और रूह को देखा तो वह बड़ी ही प्यार से मुस्कुराती हुई उसके ऊपर सो रही थी। रूह के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई खूबसूरत सा सपना देख रही है, जिससे रूहान ने उसे नहीं उठाया और उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को प्यार से अपनी उंगली से उसके कान के पीछे करने लगा। रूहान की उंगलियां जो रूह के चेहरे पर चल रही थी, इससे रूह को गुदगुदी भी हो रही थी। उसने कसमसाते हुए अपनी आंखों को खोलकर रूहान को देखा और उससे बोली, आप मुझे सोने नहीं दे रहे हो? सोने दो ना। रूहान रूह की ऐसी कशिश भरी आवाज को सुनकर एकदम जैसे कि उसके अंदर जज्बात उमड़ने लगे हो, उसने पलटकर रूह को अपने नीचे किया और उसके होठों को चूमने लगा। रूह ने अचानक ऐसा होने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने रूहान को रोका नहीं। रूहान कुछ देर रूह के होठों को किस करने के बाद उससे अलग हुआ और फिर उससे बोला, तुम ना, मुझे लगता है कि अब तुम्हें इस कमरे को छोड़कर चले जाना चाहिए। तुम्हारे दूसरे कमरे में। क्यों पता है? क्योंकि तुम जब मेरे ऊपर यूं सोई रहती हो तो मेरे अरमान जगाने लगते हैं, और जो तुम इस तरह नींद भरी आवाज में मदहोशी से मुझे कुछ कहती हो ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। रूहान जो कह रहा था यह अभी रूह के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसने रूहान से कहा, नहीं, मैं आपके कमरे से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि यह कमरा मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। क्योंकि मैंने अपना पूरा बचपन आपके इसी कमरे में बिताया है, तो मैं इसी कमरे में रहूंगी। अगर आपको कमरा चेंज करना है तो आप कमरा चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करने वाली, समझे? रूह की बातें सुनकर रूहान मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ देखते हुए उसके होठों को अपनी उंगली से छूते हुए उसने बोला, और अगर मेरे पास रही तो मैं तुम्हारे होठों को खा जाऊंगा। रूहान की ऐसी बातों को सुनकर रूह ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे होंठ कोई चेरी थोड़ी है जो आप खा जाओगे। मेरे होंठ नाजुक है, इनसे खून निकल जाएगा। रूहान ने फिर से रूह के होठों को अपने होठों से छुआ और उससे कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें कभी हट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा क्योंकि तुम मेरी प्यारी सी डॉल हो, मेरी जान हो। इसलिए रूहान शेखावत रूह शेखावत से सिर्फ प्यार कर सकता है, उसे हट नहीं कर सकता। रूहान की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर रूह मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को उसके गर्दन पर लपेटते हुए बोली, अच्छा तो रूहान शेखावत मुझसे सिर्फ प्यार करेंगे, मुझे हट नहीं करेंगे। कहते हुए रूह ने ऊपर उठकर रूहान के गालों पर किस किया और उसे लेकर बाथरूम में जाने के लिए कहा। रूहान रूह को गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर गया और उसे जैसे ही शॉवर के नीचे खड़ा करने को हुआ तभी उसे याद आया कि अभी रूह पीरियड्स में है। तभी रूहान ने रूह के गालों को छूते हुए उससे कहा, तुम शॉवर ले लो, मैं बाहर हूँ। जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। रूहान वहाँ से इतना कहकर निकल गया। रूह ने शॉवर ऑन किया और नहाने लगी। रूहान बाथरूम से निकलकर बाथरूम के डोर को बंद करके कमरे में आ गया और रूह के लिए कपड़े निकालने लगा। जब रूह नहाकर अपने छोटे से पिंक बाथरोब को पहनकर कमरे में आई तो रूहान ने उसे देखा और पूछा, तुमने पैड यूज़ किया? रूह ने हाँ में सिर हिला दिया तो रूहान ने उसे कपड़े देते हुए कहा, जाकर इसे पहन लो, उसके बाद आओ तो मैं तुम्हारी आज एक अलग तरीके से छोटी बना दूंगा। उसके बाद फिर हम नाश्ते के लिए नीचे जाएंगे। रूह ने हाँ कहा और अपने कपड़े लेकर वहां से चेंज करने के लिए बाथरूम की तरफ वापस चली गई। जब वह चेंज करके आई तो रूहान ने उसके बालों पर लपेटे हुए तौलिए को हटाकर सामने रखा और ड्राई से उसके बालों को सुखाकर उसके बालों का फ्रेंच बन बना दिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रूह के बालों की हमेशा चोटी रूहान ही किया करता था, इसलिए रूहान के हाथों में अपने बालों को छोड़ने से रूह को कोई परेशानी नहीं थी। तभी रूहान ने रूह के बाल बनाने के बाद उसके हाथों को पकड़ा और उससे कहा, अब चलो नीचे नाश्ता कर लेना। रूह रूहान के हाथों को पकड़कर नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ आने लगी, लेकिन वही आकाश जी और दादाजी के बीच हो रही बातों को सुनकर रूहान के हाथों की मुट्ठी बन गई। उसके हाथों में हरी नशे नजर आने लगी और उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने रूह के हाथ को छोड़ा और पलटकर सीधे वहां से दौड़ते हुए अभिनव जी के कमरे की तरफ चला गया। तभी रूहान ने रूह के बाल बनाने के बाद उसके हाथों को पकड़ा और उससे कहा, अब चलो नीचे नाश्ता कर लेना। रूह रूहान के हाथों को पकड़कर नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ आने लगी।
लेकिन वही आकाश जी और दादाजी के बीच हो रही बातों को सुनकर रूहान के हाथों की मुट्ठी बन गई। उसकी हाथों में हरी नशे नजर आने लगी और उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने रूह के हाथ को छोड़ा और पलटकर सीधे वहां से दौड़ते हुए अभिनव जी के कमरे की तरफ चला गया। रूहान जब अभिनव जी के कमरे में पहुंचा तो वह अंदर जाकर देखता है तो अभिनव जी अपने बेड पर आराम से सो रहे थे। रूहान को अभी इतना गुस्सा आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं उसे समझ नहीं आ रहा था। कैसे इस इंसान ने उसकी रूह को उस हाल में देखने की कोशिश की जिसे वह किसी को कभी देखने की इजाजत नहीं देगा। वह सिर्फ रूह को उस हाल में वह देख सकता है। रूह सिर्फ उसकी है और उसकी रूह को कोई और देखे यह उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रूहान इधर उधर देख रहा था जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह तेज कदमों से चलकर बाथरूम की तरफ गया और बाथरूम से एक छोटी सी टब में ठंडे पानी को भरकर वापस आया। रूहान अभिनव जी के मुंह पर जोर से उस पानी को मारता है। ठंडे पानी के थपेड़े जोर से चेहरे पर लगने पर अभिनव जी हड़बड़ाते हुए उठे और अपने सामने टब लिए खड़े रूहान को गुस्से से उन्हें घूरते हुए देखकर वह उस पर चिल्लाए, रूहान ये क्या बदतमीजी है। वही अभिनव जी की इतनी तेज चिल्लाने पर बाकी सबको भी अभिनव जी की आवाज़ सुनाई दे गई। उनकी आवाज़ सुनने के बाद सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद रूहान और अभिनव जी के बीच कुछ हुआ है। शायद दादू और आकाश जी के बीच हुई बातों बातों को उन्होंने सुन लिया था। अभी चिल्लाने की आवाज़ अभिनव जी के कमरे की तरफ से आ रही थी, इसलिए वह सब भी भागते हुए अभिनव जी के कमरे की तरफ गए तो देखे कि अब रूहान अभिनव जी के ऊपर ही टब फेंकते हुए उनके करीब आया और उनके कॉलर को पकड़कर उनके चेहरे पर मुक्के से मारते हुए बोला, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरी रूह को उस हाल में देखने की कोशिश की। आपने उसे उस हाल में देखा कैसे? आप उसे कैसे देख सकते हैं उस हाल में? वह आपके बेटे की होने वाली वाइफ है। लगभग रूहान ने इन शब्दों को दांत पीसते हुए जोर देते हुए ही कहा था, जिसे सुनकर अभिनव जी को समझ आ गया कि उनकी हरकतों का पता अब रूहान को भी चल गया है। वह रूहान के हाथ से अपने कॉलर को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रूहान अभी इतने गुस्से में था कि उन्हें छोड़ ही नहीं रहा था, और गुस्से में होने की वजह से अभी रूहान में कुछ ज्यादा ही ताकत नजर आ रही थी। वही अभी आकाश जी और बाकी सब भी वहां आ गए थे। आकाश जी रूहान को छोड़ने के लिए उनके करीब गए, लेकिन रूहान ने इस बीच अभिनव जी को पकड़कर बेड के नीचे धक्का देकर गिरा दिया था और लगातार अभिनव जी को मार रहा था। रूहान ने मारते हुए अभिनव जी के चेहरे को बर्बाद कर दिया था। इस बीच रूहान से उन्हें बचाने के लिए अथर्व भी जब बचाने के लिए आगे आया तो रूहान ने एक जोरदार किक उसके पेट पर मारा, जिससे अथर्व रूहान से दूर जाकर गिरा। रूहान अभिनव जी के सर के बाल को पकड़कर खींचते हुए उन्हें उनके कमरे के बाहर लेकर जाने लगा। वही सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे आज उसके अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि रूहान किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अभिनव जी के बाल को खींचते हुए उन्हें मेंशन के बाहर लेकर जा रहा था। इस बीच अभिनव जी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और रूहान के उनके बाल को इतने तेज पकड़ने के कारण चिल्ला रहे थे। लेकिन आज रूहान बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला था, क्योंकि उसने इस इंसान की वजह से उस बेचारे रामू को भी कितना मारा था। वो बेचारा बेकसूर था। रूहान बिना किसी की कोई बात सुने अभिनव जी को उनके बाल से पकड़े ही मेंशन के दरवाजे तक लेकर आया और उन्हें धक्का मारकर बाहर निकलते हुए बोला, निकल जाइए यहाँ से। आप जैसे इंसान के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। आप कैसे ये कर सकता है? माना कि वह आपकी बेटी नहीं है, लेकिन आप मेरे बड़े पापा तो हैं। इस नाते वह आपको बड़े पापा कहती थी, लेकिन आपकी नीयत उस पर भी गंदी हो गई। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कल को आपकी नीयत छवि पर गंदा नहीं होगी? छवि इस घर का अपना खून है, शायद इसलिए आपने उस पर नजर नहीं डाली, लेकिन वही रूह इस घर का अपना खून नहीं है, इसलिए आप उसके साथ ऐसा कर रहे थे। आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए कि मेरी रूह पर गंदी नज़र रखने वाले किसी भी इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह इंसान आप हो या फिर मेरे खुद के पापा हो। इतना कहकर रूहान ने घूरकर आकाश जी को देखा, क्योंकि जब वह अभिनव जी को मार रहा था तो आकाश जी ने उसे रोकने की कोशिश की थी। वही आकाश जी ने शर्मिंदगी से अपने सर को नीचे झुका लिया था। सभी ने रूहान की इतनी खतरनाक रूप को देखकर किसी की भी रूहान से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वही रूहान के पीछे रूह सिसक कर रो रही थी। अभिनव जी को घर से बाहर निकालने के बाद रूहान तुरंत उसकी तरफ घुमा और जाकर रूह को अपने सीने से लगाते हुए उसकी सर पर अपनी चीन को रखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी भी इंसान की गंदी नज़रों से हमेशा दूर रखूंगा। तुम पर किसी की गंदी नज़रें नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हें अच्छे से रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा।
इतना कहते हुए रोहान बार बार रूह के माथे को चूम रहा था। वही सबको अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभिनव जी जो बाहर चौखट पर नीचे गिरे थे, उन्हें इस तरह देखकर अथर्व और यामिनी की जल्दी से उनके करीब गई और उनको उठाया और अथर्व ने चिल्लाते हुए रोहान से कहा, रोहान तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पापा के साथ ऐसा बिहेव किया। जिस पर रोहान ने अपनी इंडेक्स फिंगर अथर्व की तरफ दिखाते हुए कहा, निकल जाओ अपने बाप को लेकर यहाँ से। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा यहाँ से जाने नहीं दूंगा। रोहान पूरी तरह से एक मैच्योर मैन की तरह बिहेव कर रहा था, जो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता था। और रोहान की इस रूप को देखकर निशा जी खुश थी कि कम से कम वह उसके बाप की तरह तो नहीं है जिसने अपने भाई को सपोर्ट किया था, ना ही उस बच्ची के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए थे जिसे उन्होंने अपनी बेटी बनाया था। अथर्व आगे बढ़ता है उससे पहले यामिनी जी ने उसे पकड़कर रोकते हुए बोली, रहने दो बेटा, चलो यहाँ से, इन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं है। यामिनी और अथर्व दोनों मिलकर अभिनव जी को सहारा देकर ऊपर उठाते हैं। अभिनव जी भी नीचे से उठते हुए बोले, चलो यहाँ से। फिर वह अब रूहान की तरफ देखकर बोले, रूहान तुमने इस लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया है, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम जिंदगी भर पछताओगे कि तुमने क्यों मुझ पर इस लड़की की वजह से हाथ उठाया। अभिनव जी के मुंह से इतना सुनते ही रूहान एक बार फिर से गुस्से से भर गया और उसने रूह को खुद से दूर कर अभिनव जी की तरफ उन्हें मारने के लिए लपका, लेकिन उससे पहले ही दादू और आकाश जी ने मिलकर उसे पकड़ लिया। इतने में दादू ने अभिनव जी पर चिल्लाते हुए कहा, जाओ अभी यहाँ से, अगर रूहान हमसे छूट गया तो पता नहीं वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बड़े भाई के बेटे को अपने सामने मार खाते हुए देखूं, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। दादू की इतना कहते ही अभिनव जी रूहान की तरफ देखते हैं, फिर रूह की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, इस लड़की से तो मैं बदला लेकर रहूंगा, जो मैं चाहता हूँ वो इस लड़की के साथ करके रहूंगा, लेकिन अब तुम भी देखना कि तुम किस तरह तड़प तड़प कर मरोगे। अभिनव जी इतना कहकर वहां से अपने परिवार को लेकर चले गए। वहीं उनकी यह सब बातें आकाश जी और दादू के कानों में गूंजने लगी। उन्हें फिक्र होने लगी कि कहीं अभिनव जी रूहान को कहीं अकेले देखकर उसके साथ कुछ कर न दे। जब अभिनव जी मैंशन के गेट से बाहर निकल गए तो दादू ने रूहान को लाकर सोफे पर बैठे हुए उससे कहा, यह क्या तरीका था, हम बैठकर बात कर सकते थे ना। तुम इस तरह से अपने बड़ों पर हाथ उठाओगे। उस दिन तुमने रामू पर हाथ उठाया, आज तुमने अभिनव पर हाथ उठाया है। क्या है ये सब तुम्हें यही सिखाया जा रहा है क्या? रूहान का जो गुस्सा अभिनव जी पर था वह अब दादू पर निकलने लगा। उसने चिल्लाते हुए दादू से कहा, वह आपके भाई के बेटे हैं, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, और जो उन्होंने रूह के साथ किया उसकी कोई परवाह नहीं है आपको। अगर चलिए मान लिया रूह की जगह अगर छवि होती तो भी आप यही कहते हैं? नहीं कहते, क्योंकि छवि आपका अपना खून है दादू, लेकिन रूह नहीं है। लेकिन रूह मेरी रूह में बसी हुई है, उसके लिए मैं किसी को भी तबाह कर सकता हूँ। दादू याद है दादी ने मुझे क्या कहा था? यही कि रूह मेरी रूह है और मैं अपनी रूह को गंदी नजरों से बचने के लिए कुछ भी करूंगा। अभी रूहान जो अपनी घूरती हुई नजरें से सबको देख रहा था, इससे सबको अपने अंदर एक घबराहट महसूस हो रही थी, खास करके दादू और आकाश जी को, क्योंकि उन दोनों ने ही अभिनव जी को बचाने की कोशिश की थी। रूहान सोफे से उठा और रूह का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बोला, मैं आज तक इस घर में सिर्फ रूह की वजह से था, और इस वजह से भी क्योंकि आप लोगों में और मुझ में खून का रिश्ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घर में कोई भी मेरा अपना है और किसी को भी मेरी और रूह की परवाह है, इसलिए अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। रूहान सोफे से उठा और रूह का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बोला, मैं आज तक इस घर में सिर्फ रूह की वजह से था, और इस वजह से भी क्योंकि आप लोगों में और मुझ में खून का रिश्ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घर में कोई भी मेरा अपना है और किसी को भी मेरी और रूह की परवाह है, इसलिए अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। इतना कहते हुए रूहान अपने कमरे में गया और रूह के और अपने कुछ कपड़े पैक करके नीचे आने लगा। इस बीच रूह बस रो रही थी, तो रूहान ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बच्चा रोते नहीं, हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। रूह ने हाँ में अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले रूहान था। वही रूहान के इस फैसले से अब सभी अपनी जगह पर स्तब्ध रह गए थे। तभी निशा जी ने रोते हुए आकाश जी पर चिल्लाते हुए कहा, पड़ गई आपकी कलेजे को ठंडक। आपको वह नीच अपना भाई चाहिए था, और जो हमारा बच्चा सही है वो कुछ नहीं है। अगर मेरा बच्चा इस घर से कहीं गया तो आप सोच लीजिएगा आकाश जी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, यह एक माँ का आपसे वादा है। इतना कहकर निशा जी भी रोते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई।
वही रूहान जो अभी घर के बाहर जा रहा था, लेकिन आकाश जी और दादू के मन में यह बात चल रही थी कि अगर रूहान अकेले कहीं गया तो हो सकता है अभिनव जी उस पर हमला ना कर दे। इसलिए उन दोनों ने वापस से रूहान को पकड़कर एक कमरे में बंद करते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, रूह चाहिए ना तुम्हें तो तुम रूह के साथ इसी घर में रहो और अभी तो तुम बिल्कुल भी कहीं नहीं जाओगे। इतना कहते हुए उन्होंने रूह को भी उसके कमरे में बंद कर दिया रूहान के साथ। रूह रोती हुई रूहान के पास आए तो रूहान नीचे फर्श पर बैठते हुए उसे अपने गोद में बैठते हुए उसके चेहरे को बालों को पीछे करते हुए बोला, नहीं रोते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो रूह ने रूहान के सीने से लगकर रोते हुए कहा, आप इतना गुस्सा मत करो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। रूहान ने रूह के माथे को चूमते हुए कहा, बच्चा मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे उन पर गुस्सा कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा खुद का परिवार उस इंसान को सहारा देगा जिस इंसान ने तुम पर गंदी नजर डाली, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। उसकी गोद में बैठी हुई रूह उससे लिपटकर रो रही थी। वही रूहान रूह के रोने से अब शांत पड़ने लगा था और उसने रूह के बालों को संवारते हुए उसके कान के पीछे किए और उसे अपनी सीने से लगाए हुए बैठा रहा। लेकिन उसके अंदर जो आग जल रही थी उसे रूह ठंडा कर पा रही थी। वही बाहर आकाश जी और दादू सिर पकड़कर सोफे पर बैठे हुए थे, क्योंकि आज उन्होंने अपने घर के बड़े बेटे को तो घर से बाहर निकलते हुए देखा ही था। वही उनका पोता और आकाश जी का बेटा रूहान भी उनसे बगावत करने पर आ चुका था। घर पर ऐसे कलेश मची हुई थी कि कोई भी रूहान से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और रूहान का गुस्सा कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। रो ने रूहान के गुस्से को शांत करने के लिए खुद से आगे बढ़कर अपने नर्म मुलायम होठों को रूहान के सख्त होठों पर रख उसे किस करने की कोशिश करने लगी। रो के इस तरह अचानक किस करने से रूहान एक पल को शताब्द रह गया, लेकिन जब उसे रह के किस करने से अपने होठों पर रह के आंसुओं का स्वाद मिला तो वह धीरे धीरे कर शांत होने लगा और फिर उसने रो की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके होठों को अच्छे से चूमने लगा। इस बीच रूहान ने रूह को बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसे अच्छे से अपने गोद में एडजस्ट कर लिया और उसका दूसरा हाथ रह की कमर को भी सहला रहा था। रूहान रूह की वजह से बिल्कुल शांत हो गया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले रूहान इस तरह से गुस्से से किसी को मार रहा था। जब रूह की सांस फूलने लगी तो उसने रूहान को खुद से दूर करने के लिए उसे कंधे से पकड़कर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अब जैसे कि रूहान को रूह की होठों की तलब लग चुकी थी, इसलिए रूहान उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन रूह के इस तरह सांस न ले पाने के कारण, छटपटाने के कारण उसे छोड़ना पड़ा। रूहान की इस तरह से किस करने से रूह बुरी तरह से छटपटा रही थी और सांस लेने के लिए स्ट्रगल भी कर रही थी। उसे जल्दी जल्दी सांस लेने की वजह से रूह का सीना ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी कफ भी ऊपर नीचे होने पर भी आसानी से रूहान को शो हो रहे थे। रूह जो रूहान की गोद में बैठी हुई थी, उसे रूहान की हार्डनेस भी फील हो रही थी, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। वही रूहान भी अब अपने हार्डनेस को समझ पा रहा था, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर रहा था ताकि अभी रूह इससे हट ना हो, क्योंकि अगर उसने कुछ किया तो पहली बात उन दोनों की एज काम थी और फिर भी अगर ऐसा हुआ तो सिवाय रूह के हट होने के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए रूहान रूह को अपनी सीने से लगाए खुद को कंट्रोल कर रहा था और रूह भी अब पूरी तरह से रूहान के सीने से चिपक गई थी। दिन ऐसे ही एक दूसरे पर गुस्सा करने और मनाने पर निकल गया। इस बीच किसी ने रूह और रूह को उस कमरे से बाहर नहीं निकाला और रूहान रूह को अपनी बाहों में लिए उसी कमरे में सो गया। रूह का दूसरे दिन एग्जाम था, लेकिन इस बीच दोनों उसी कमरे में थे जिस पर उन्हें आकाश जी और दादू ने बंद किया था। सुबह जब सूरज की किरणें चेहरे पर लगाने से रूहान की आंख खुली तो उसने अपने ऊपर रूह को आराम से सोते हुए देखा, जैसे वो रूह का कोई मुलायम बिस्तर हो। रूहान ने रूह के बाल उसके कान के पीछे किए और उसके माथे को चुमते हुए प्यार से धीमी आवाज में रूह के कान में बोला, रूह बच्चे, आज तुम्हारा एग्जाम है, उठो, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। तुम्हें फ्रेश भी होना है और एग्जाम के लिए तैयार भी होना है, चलो उठ जाओ। एक रूहान के इतना बोलने पर भी हमेशा की तरह रूह ने वापस से उसे पढ़कर सोने की कोशिश करते हुए कहा, रूहान सोने दो ना, नींद आ रही है। रूहान अच्छे से जानता था कि उसकी रूह की हरकतें क्या है। वह नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, इसलिए रूहान ध्यान से रूह को अपने गोद में लेकर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी सुबह के 6 बजे बज रहे थे और कोई भी हॉल में नहीं था शिवाय सर्वेट के। जब सर्वेट ने उस कमरे से रूहान की आवाज़ सुनी तो वह उस कमरे के दरवाजे के पास आए और बोले, छोटे बाबा, हम बड़े मालिक से पूछ कर आते हैं, पहले उसके बाद ही हम दरवाज़ा खोल सकते हैं, इसलिए आप थोड़ी देर इंतजार करें।
इतना कहकर सर्वेट वहां से आकाश जी के कमरे की तरफ चला गया। रूहान को बहुत गुस्सा आया कि उसे उसी के घर में इस तरह से बंदी बनाकर रखा जा रहा है। वह अभी दरवाजा पीटना और लात मार कर तोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी गोद में सो रही रूह की वजह से वह ऐसा कर नहीं पाया और अपने दांत पीसते हुए सर्वेट के दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगा। सर्वेट आकाश जी के कमरे के बाहर आकर रुका और दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला, साहब रूहान बाबा उठ गए हैं और वह दरवाजा खोलने के लिए कह रहे हैं, क्या हम दरवाजा खोल दे? निशा जी जो उठ चुकी थी वह सर्वेट की आवाज़ सुनकर कुछ कहती उससे पहले ही आकाश जी बिस्तर से उठे और जाकर दरवाजा खोले और वह सर्वेट के साथ उस कमरे के बाहर गए जहां रूहान को उन्होंने बंद किया था। आकाश जी ने रूहान से कहा, देखो रूहान, अगर अभी तुम किसी भी तरह की कोई हरकत घर से बाहर जाने की नहीं करोगे तो ही मैं दरवाजा खोलूंगा। जिस पर रूहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आज रूह का एग्जाम है, मुझे उसे एग्जाम दिलाने के लिए लेकर जाना है, इसलिए मैं दरवाजा खोलने के लिए कह रहा हूँ, आप दरवाजा खोले। रूहान की बात सुनने के बाद आकाश जी ने कहा, ठीक है मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि रूह को एग्जाम दिलाने के लिए जो तुम लेकर जाओगे तो तुम्हारे साथ तुम अपने बॉडीगार्ड्स को भी लेकर जाओगे, उसके बाद ही मैं दरवाजा खोलूंगा। रूहान ने कहा, ठीक है मैं अपने बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो आप प्लीज़ इन बातों को बाद में कीजिएगा, अभी दरवाजा खोलिए, रूह के एग्जाम के लिए मुझे उसे लेकर जाना है, अगर उसका एग्जाम छूटा तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रूहान की आवाज़ में अब धीरे धीरे गुस्से को बढ़ते हुए महसूस किया जा सकता था और अभी आकाश जी इस कंडीशन में नहीं थे कि फिर से रूहान का गुस्सा झेल सके, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया और सामने से हटते हुए बोले, अपने वादे पर कायम रहना। इतना कहकर आकाश जी वहां से चले गए। रूहान गुस्से से दांत पीसते हुए उन्हें देख रहा था कि क्या ये वही इंसान है जिसने कल अपने भाई को बचाने के लिए उस बच्ची के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया था, जिस पर उसके बड़े भाई की गंदे नज़र थी। रूहान के पास अभी जरा सा भी वक्त नहीं था कि वह इन लोगों पर अपना टाइम वेस्ट करके रूह को एग्जाम में लेकर जाने में लेट करे, इसलिए वह तुरंत ही अपने कमरे में गया और रूह को लेकर बाथरूम में उसे नहलाने के लिए चला गया। उसने रूह की नींद में होने के बाद भी जल्दी से उसे शावर के नीचे खड़ा किया और उसके कपड़े खोलकर साइड में करके शावर का टैप ऑन कर दिया। शावर का ठंडा पानी अपने ऊपर गिरने पर रूह हड़बड़ा कर अपनी नींद से जागी वह पीछे हटाना चाहती थी, लेकिन रूहान ने उसे पीछे हटने नहीं दिया और उसे उसी तरह पकड़कर शावर के नीचे खड़े कर उससे बोला, चुपचाप से खड़ी रहो, जल्दी जल्दी करके एग्जाम के लिए जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। जिस पर रूह भी वहीं पर शांत खड़ी रह गई। शावर का ठंडा पानी अपने ऊपर गिरने पर रूह हड़बड़ा कर अपनी नींद से जागी वह पीछे हटाना चाहती थी, लेकिन रूहान ने उसे पीछे हटने नहीं दिया और उसे उसी तरह पकड़कर शावर के नीचे खड़े कर उससे बोला, चुपचाप से खड़ी रहो, जल्दी जल्दी करके एग्जाम के लिए जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। जिस पर रूह भी वहीं पर शांत खड़ी रह गई। जिस पर रूहान उसे अच्छे से नहलाकर बाथरूम से बाहर लेकर आया। रूह इस बीच रूहान को कच्चा चबा जाने वाले नज़र से घूर रही थी। रूहान रूह को ड्रेसिंग टेबल के पास लेकर आया और उसके बालों को ड्राई से सुखाकर अच्छे से उसकी छोटी कर रूह को उसकी स्कूल ड्रेस पहनकर तैयार किया। फिर जल्दी से जाकर खुद भी नहाकर तैयार होकर जल्दी से बाहर आया और अपने कपड़े निकालकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगा, क्योंकि वह किसी भी तरह से रूह को एग्जाम के लिए लेट नहीं करना चाहता था। रूहान तैयार होने के बाद जैसे ही रूह को लेकर जाने के लिए वह अपने कमरे से बाहर निकाला तो आकाश जी ने उससे कहा, हमने रूह और तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रखे हैं, उन्हें अपने साथ लेकर जाओ, अभी रूह के एग्जाम है इसलिए हम तुम्हें बाहर जाने दे रहे हैं, नहीं तो हम इस चीज़ के लिए भी अलाव नहीं करते, तुमने वादा किया है, अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। रूहान ने आकाश जी को घूर कर देखा, लेकिन वह जानता था कि रूह की सेफ्टी ज़्यादा जरूरी है, इसलिए उसने बिना कुछ कहे बॉडीगार्ड्स के लिए हामी भर ली। रूह और रूहान जब घर से निकलने लगे तो निशा जी ने रूह को अपने पास बुलाया और उसे कुछ बातें समझाई, जैसे कि वह किसी से भी बातें ना करें, किसी पर भी तुरंत से भरोसा ना करें और वह सिर्फ रूहान और जो बॉडीगार्ड्स और कार ड्राइवर जो है उसी की बात सुने और एग्जाम्स में वह सतर्क रहे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अभिनव जी पर भरोसा नहीं था कि वह कुछ न कुछ रूह के साथ करेंगे ही, क्योंकि रूह की वजह से ही रूहान ने उनकी इतनी बेइज्जती की और उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। रूहान और रूह घर से बाहर निकले और अपने कार में बैठे तो उनकी कार के आगे पीछे दो दो कार थी, जिनमें बॉडीगार्ड थे और रूहान और रूह एक कार में थे, उसमें भी ड्राइवर के साथ एक बॉडीगार्ड था, वह बैठा हुआ था। उसने रूह से कहा, मैडम आपको हर वक्त सतर्क रहना होगा और अपना ध्यान भी रखना होगा।
रूह इन सब से डर गई थी, लेकिन फिर भी वह रूहान की वजह से चुपचाप बैठी हुई थी। उसने हाँ में सर हिलाया, तभी रूहान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ क्लास में अंदर जाऊंगा। रूह चौंक गई और रूहान से बोली, लेकिन आप कैसे स्कूल के अंदर जा सकते हो? वहां तो सिर्फ वही जा सकते हैं ना जिनका एग्जाम चल रहा है। रूहान ने उसे समझाते हुए कहा, मैं टीचर से, प्रिंसिपल से बात कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। जिस पर रूह ने उसकी बात मान ली। रूह इतना डर रही थी कि वह रूहान से बिल्कुल चिपक कर बैठ गई थी। उसके लिए इस दुनिया में सबसे सेफ जगह अगर कोई थी तो वह रूहान का साया था, जिसके साए में वह पूरी दुनिया की खुशियां भी जीत सकती थी और उसकी साए में पूरी दुनिया की गंदी नजरों से बचकर रह भी सकती थी। अब दोनों कुछ ही देर में स्कूल पहुंचे तो बॉडीगार्ड्स और रूहान ने जाकर खुद प्रिंसिपल से बात की, जिस पर रूहान को रूह के साथ बैठने के लिए परमिशन मिल गई। रूह ने काफ़ी अच्छे से एग्जाम दिया, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह इस एग्जाम में पास हो पाएगी, क्योंकि जो भी पिछले 1 दिन 2 दिन में हुआ था वह सभी चीज़ उसकी दिमाग को इफेक्ट कर रही थी और वह जो भी याद कर रही थी या ट्रिक यूज़ कर रही थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एग्जाम में अच्छे से आंसर कर पाएगी। फिर भी उसने अपने 100% दिया और एग्जाम देकर रूहान के पास गई। रूहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर कार के पास आया। वो बिना टाइम वेस्ट किए घर की तरफ निकल गए। वो कुछ ही देर में शेखावत मैंशन पहुंच गए। शेखावत मैंशन में आने के बाद कोई भी खतरा नहीं था, इसलिए जब रूह और रूहान शेखावत मैंशन के अंदर आ गए तो बॉडीगार्ड अपने अपने काम पर लग गए, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए ही उन्हें स्पेशली रखा गया था। रूह घर के अंदर आए और वह सोफे पर बैठते हुए निशा जी से बोली, मम्मा ये सब कब तक चलेगा? क्या अब मैं फ्रीडम से नहीं रह पाऊंगी? जिस पर निशा जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अभी आपकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि जो बड़े पापा ने कहा था अगर वैसा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, इसलिए अभी कुछ दिन आपको ऐसे ही स्कूल जाना है, उसके बाद तो हम आपकी क्लासेस घर पर ही ऑनलाइन करवा देंगे। अभी रूह इस चीज़ की सीरियसनेस को नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वह थी तो एक बच्ची ही, क्या ही समझती कि उसके बड़ों के बीच में उसकी वजह से क्या हुआ है, और उसकी वजह से भी क्यों, बल्कि उस पर जिसने गंदी नज़र रखी थी उसके वजह से हुआ है। रूह ने निशा जी की बात पर हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। वह बेड पर बैठी यही सब चीज़ सोच रही थी। रूह के अब बस 3 ही एग्जाम और बचे थे, लेकिन उनमें भी टाइम डिस्टेंस ज़्यादा थे। जैसे कि एक उसके 5 दिन के बाद है तो उसके बाद दूसरा 6 डेज के बाद, ऐसे पूरे एग्जाम उसके खत्म होने में 15 दिन का वक्त लगने वाला था। जिस पर रूहान उसे सब चीज़ अच्छे से पढ़ रहा था, प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन अभी वह अनजान था कि आने वाले कल में उसकी और रूह के साथ क्या होने वाला है। रूह अपने कमरे में बैठी हुई थी, वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। तभी उसने देखा कि टाइगर कब गार्डन एरिया में इधर से उधर भागकर बॉल से खेल रहा है। उसके ट्रेनर उसे बॉल से ट्रेनिंग दे रहे थे। तभी रूह भागती हुई अपने कमरे से निकली और नीचे की तरफ जाने लगी। तभी रूहान जो नीचे ही स्टडी रूम में बैठा था, जैसे ही उसने रूम से फुटवियर की आवाज़ सुनी, वह तुरंत उठकर बाहर आया और उससे पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? रूहान की आवाज़ सुनकर रूह अपनी जगह पर रुक गई और उसने रूहान की तरह देखते हुए कहा, वह मैं बेबी टाइगर के साथ खेलने जा रही हूँ। रूहान ने हाँ में सिर हिलाया और रूह से कहा, ठीक है जाओ, लेकिन रमेशन से बाहर मत जाना। रूह ने हाँ में सिर हिलाया और वह भागती हुई गार्डन एरिया के पास गई। बेबी टाइगर कब ने जब रूह को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वह भी भागते हुए रूह के पास आया और उसके पैरों से लिपटकर उसकी पैर को चाटने लगा। रूह नीचे बैठी और उसे अपने गोद में लेते हुए उसे लेकर जाकर झूले पर बैठी और उसे बात करते हुए बोली, बेबी तुम्हें पता है, पता नहीं घर पर क्या हुआ है? रूहान और मम्मा पापा सब मुझे कहीं भी बाहर जाने देने के लिए तैयार ही नहीं है। सब चाहते हैं कि मैं घर पर रहूं और मेरे एग्जाम्स के लिए जो बाहर जा रहे हैं ना, तो भी रूहान मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं और मुझे खेलने भी जाने नहीं दे रहे हैं। रूह बेबी टाइगर कब से ऐसे बोल रही थी जैसे कि वह रिटर्न में उसे जवाब देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। फिर भी टाइगर कब ने रूह के बातों पर गुर्राते हुए अपने जवाब दिए, जो रूह को समझने के लिए बहुत मुश्किल था। रूह काफ़ी देर तक उसके साथ खेलती रही और फिर उठकर गार्डन से मेंशन के अंदर जाने लगी। वह डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी और निशा जी से बोली, मम्मा मुझे भूख लगी है। निशा जी ने तुरंत ही सर्वेंट को रूह को कुछ खाने के लिए देने के लिए कहा। क्योंकि वह अभी काम कर रही थी, वही छवि और अहान भी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। क्योंकि जब से ये सब हुआ था तब से उन दोनों का स्कूल जाना भी बंद हो गया था, क्योंकि अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। किसी भी चीज़ को लेकर सर्वेंट ने रूह के सामने लाकर उसके लिए खाने को रखा,
तो रूह प्लेट उठाकर छवि और अहान के पास सोफे पर जाकर बैठ गई। फिर तीनों रूह, छवि और अहान तीनों मिलकर खाना खाने लगे। अपना खाना खत्म करने के बाद रूह रूहान को ढूंढते हुए स्टडी रूम में गई, जहां वह अपने ऑनलाइन क्लासेस कर रहा था। रूह ने जब देखा कि रूहान अपने क्लासेस के लिए बैठा है, तो रूह वही उसके बगल में सोफे पर जाकर बैठ गई। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब रूहान की क्लासेस खत्म हो गई तो रूहान ने रूह को उठाकर अपने गोद में बैठाकर उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ, उदास लग रही हो? रूह ने कहा, हम कहीं नहीं जा सकते, क्या आपको पता है मुझे इस तरह से घर में बंद रहकर अच्छा नहीं लगता। रूहान ने अपने अंगूठी से रूह होठों को सहलाते हुए उससे कहा, अभी नहीं जा सकते बच्चा, तुम नहीं समझ रही हो बात को, लेकिन दादू और पापा ने अभी कहीं भी जाने से मना किया है, इसलिए हम सिर्फ बाहर तब निकल रहे हैं जब तुम्हारा एग्जाम है। नहीं तो मैं उसके लिए भी राजी नहीं होता। देख रही हो ना, मैं खुद यहाँ घर पर बैठकर अपने ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ। रूहान के रूह को समझाने पर वह समझ गई, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पा रही थी। रूहान ने रूह के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए उसके होठों पर अपनी होठों को रखते हुए उसे किस करने लगा और धीरे धीरे किस कर वह पूरी तरह से रूह को लेकर सोफे पर झुकता चला गया। इस बीच रूह के हाथ भी रूहान की गर्दन पर आ गए थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए, और अब उसे भी रूहान के इस तरह किस करने की आदत हो गई थी। वहीं अब रूह के एग्जाम 2 दिन के बाद थे, जिसकी प्रैक्टिस रूहान उसे करा रहा था। रूहान रूह को उसकी सारी एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था, ताकि यह जो कुछ भी हुआ इन सब की वजह से रूह को एग्जाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने नहीं देना चाहता था। आज रूह का चौथा एग्जाम था, जिसे लेकर आकाश जी और रूहान दोनों ही गए थे, और साथ में उसके बॉडीगार्ड्स भी। आकाश जी ने पहले ही प्रिंसिपल से सारी अरेंजमेंट और बात करवा ली थी। रूहान को रूह के साथ बैठने के लिए कहा गया था, लेकिन ये था कि रूहान रूह को किसी भी तरह से एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा। आज रूह का चौथा एग्जाम था, जिसे लेकर आकाश जी और रूहान दोनों ही गए थे, और साथ में उसके बॉडीगार्ड्स भी। आकाश जी ने पहले ही प्रिंसिपल से सारी अरेंजमेंट और बात करवा ली थी। रूहान को रूह के साथ बैठने के लिए कहा गया था, लेकिन ये था कि रूहान रूह को किसी भी तरह से एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, जिसके लिए रूहान भी मान गया था। एग्जाम हॉल में पहुंचने पर जब रूह को उसके क्वेश्चन पेपर मिले तो रूहान उसे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टीचर ने उसे साफ तौर पर मना कर दिया कि वह न तो क्वेश्चन पेपर देखेगा और न ही उसकी हेल्प करेगा। रूह अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अपने सारे आंसर जल्दी जल्दी लिखने लगी, और एग्जाम पेपर कंप्लीट करने के बाद रूह ने आंसर शीट एग्जामिनर को देते हुए बोली, सर इज डन। रूहान भी देख रहा था कि रूह ने जितने भी आंसर लिखे हैं सब सही ही थे, जो उसने उसे प्रैक्टिस करवाए थे, इसलिए अब वह भी निश्चित था कि रूह एग्जाम में फेल नहीं होगी। एग्जाम खत्म होने के बाद रूह और रूहान दोनों ही घर जाने के लिए निकले, लेकिन उन्हें रास्ते पर ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। एक जगह पर रूहान ने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा और वह इधर उधर देखने लगा। जितने भी बॉडीगार्ड्स थे वह भी कार से बाहर निकले और इधर उधर देखने की कोशिश करने लगे कि कौन उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी सस्पेक्ट नजर नहीं आया। इसके बाद वह लोग तुरंत कार में बैठे और शेखावत मेंशन जाने के लिए निकल गए। घर आने के बाद रूहान और रूह अपने कमरे की तरफ जा ही रहे थे कि तभी निशा जी ने दोनों को आवाज देकर लंच करने के लिए कहा। लंच करने के लिए जब वह दोनों बैठे तो छवि और अहान भी उनके साथ बैठे। कुछ ही देर में लंच करने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। नेक्स्ट डे रूह का एग्जाम था। रूहान उसके लिए उसे प्रैक्टिस कराने लगा। इस बीच रूहान ने अपने कॉलेज की जो पढ़ाई थी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी उसके लिए उसकी रूह की एग्जाम फर्स्ट प्रायोरिटी थी। रूहान आज रूह को उसका लास्ट एग्जाम दिलाने के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी और रूह की जिंदगी की फाइनल एग्जाम होने वाली थी। इस बार रूहान रूह के साथ उसके एग्जामिनेशन हॉल में साथ में जाकर बैठा था। रूह को क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद रूहान की नज़रें उस पेपर्स पर टिकी हुई थी। वही रूह क्वेश्चंस के आंसर दे रही थी, जो उसे पहले अच्छे से आते थे। तभी रूहान का फ़ोन बजा और उसने अपने फ़ोन को ऑन करके जैसे ही उसमें आए नोटिफिकेशन को देखा तो उसने उस पर क्लिक किया। सामने जो वीडियो चला उसे देखकर रूहान का दिल रुक सा गया, क्योंकि उस वीडियो में आकाश जी का रोड एक्सीडेंट का क्लिप था और उसके जस्ट बाद एक और वीडियो आया जिसमें दादू के ऑन द स्पॉट डेट का वीडियो था। रूहान ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। रूहान के हाथ से फ़ोन छूट गया। वही रूह जो कि उसके बगल में बैठी एग्जाम दे रही थी, वह रूहान को हैरानी से देख रही थी, लेकिन वह कुछ पूछती या फिर कुछ करती उससे पहले ही रूहान वहां से निकलकर दौड़ते हुए बाहर चला गया।
रूहान को इस तरह जाते हुए देखकर रूह को कुछ समझ नहीं आया कि रूहान के साथ क्या हुआ। रूह उठकर उसके साथ पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी इंजलिटर ने उसे रोक दिया और वापस से एग्जाम कंटिन्यू करने के लिए कहा। रूह रूहान के पीछे जाना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या, जो वह इस तरह से भाग कर गया है। लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया, क्योंकि यह उसका लास्ट पेपर था और उसके सामने जो इंजुलेटर खड़ा था वह नहीं चाहता था कि रूह का एग्जाम खराब जाए, क्योंकि उसने जब से एग्जाम देना स्टार्ट किया था अब तक के सारे पेपर्स में उसने अपना बेस्ट किया था। रूह वापस से एग्जाम देने के लिए बैठ गई, लेकिन अब उसका ध्यान रूहान पर ही टिक गई थी। वही रूहान जो भागते हुए बाहर आया, वह कार के पास आया और उसमें बैठकर ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने के लिए कहा। रूहान को घबराया हुआ देखकर ड्राइवर भी कार स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। रूहान वहां से जाने लगा। अभी रूहान आधे रास्ते पहुंचा ही होगा कि उसके दिमाग में कुछ हिट हुआ और उसने ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी रोकने के लिए कहा। रूहान अपने पास फोन ढूंढने लगा, लेकिन उसे फोन नहीं मिला, क्योंकि उसका फोन तो क्लासरूम में गिर गया था। रूहान ने जल्दी से ड्राइवर का फोन लिया और अपने घर पर फोन किया। घर पर कुछ रिंग जाने के बाद भी जब कॉल नहीं उठाया गया, तो रूहान अभी फोन कट करने ही वाला था कि तभी कॉल रिसीव हुआ और निशा जी ने हेलो कहा। तो रूहान ने हड़बड़ाते हुए उनसे पूछा, मॉम, पापा और दादू कहाँ हैं? आज इतने सालों के बाद, लगभग 12 साल के बाद, जब रूहान ने निशा जी को मॉम कहा तो उनके दिल की धड़कन बढ़ गई और वह नम आंखों से अपने सामने खड़ी दादी को देखते हुए उनसे बोली, माँ, रूहान ने मुझे मॉम कहा। तभी उन्हें फोन की दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, मॉम, पापा और दादू कहाँ हैं? निशा जी ने अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए उससे कहा, बेटा, दादू और पापा तो मीटिंग के लिए गए हुए हैं। रूहान ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। अभी निशा जी कुछ पूछती कि तब तक रूहान ने कॉल कट कर दिया था। रूहान ने जल्दी से ड्राइवर के फोन से ही आकाश जी को फोन लगाया, लेकिन आकाश जी ने फोन नहीं उठाया। 2 से 3 बार कॉल करने के बाद भी जब आकाश जी ने फोन रिसीव किया तो रूहान ने आकाश जी के पीए को कॉल किया और उससे पूछा कि आकाश जी कहाँ हैं। तो पीए ने उसे बताया कि आकाश जी और दादू अभी इन्वेस्टर्स के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है। तब उसे पता चला कि आकाश जी और दादू अभी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग में बिजी है। जब रूहान के कान ने ये सुना कि दादू और आकाश जी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग में बिजी है तो एक बार फिर से उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि अगर उनका एक्सीडेंट हुआ नहीं है तो फिर उसे ऐसी फेक वीडियो किसने भेजी। तब रूहान का दिमाग ठनका कि रूह कॉलेज में अकेली है। उसका एग्जाम खत्म होने ही वाला था और यहाँ रूहान उसे छोड़कर उस वीडियो को देखकर पागलों की तरह वहां से निकालकर बाहर आ गया, ये जानने के लिए कि क्या सच में उसके पापा और दादू के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अब उसे समझ आया, ये सब उसके पापा और दादू के साथ नहीं, बल्कि यह सब उसे रूह के से अलग करने के लिए किया गया था। रूहान ड्राइवर से हकलाती हुई आवाज में कहता है, जितनी स्पीड से हो सके गाड़ी चलाए, मुझे रूह के पास पहुंचना है। तभी ड्राइवर ने यू टर्न लिया और फुल स्पीड से गाड़ी भगाते हुए रूह के कॉलेज की तरफ जाने लगा। वहीं रूह का एग्जाम खत्म हो गया था और वह अपने क्लास से निकलने से पहले रूहान का फोन जो वहां गिरा था उसे उठाकर बाहर आए। उसने फोन चेक किया तो फोन का स्क्रीन पूरी तरह से टूट गया था, इसलिए उसने अपने बैग में फोन रखा और आगे बढ़ गई। तभी वहां एक लड़का भागते हुए उसके पास आया और उससे बोला, रूह, तुम्हारे साथ जो लड़का था ना, उसका बाहर कार एक्सीडेंट हो गया है, तो तुम जल्दी से चलो, कहकर वह लड़का वहां से दौड़कर जाने लगा। रूह इतना सुनते ही पागलों की तरह उस लड़के के पीछे दौड़ी। रूहान का कार एक्सीडेंट हो गया है, ये सुनकर वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी और भागते हुए वहां से उसके ओर जाने लगी, जहां वह लड़का उसे लेकर जा रहा था। लेकिन ये रोड साइड नहीं था, बल्कि कॉलेज का बैक साइड था। जब रूह वहां गई तो वहां पर उसे रूहान नजर नहीं आया, बल्कि सामने में कुछ लोग खड़े थे, जो रूह के आते ही रुमाल में कुछ डालकर रूह नाक के पास लाए और रूह को सूंघा दिया। पलक झपकते ही रूह बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो आदमी ने उसके पास बैठकर रूह के गाल पर अपनी उंगली फिराते हुए कहा, वैसे साली माल तो कड़क चुना है। रूह के लिए इतना कहते हुए उस आदमी ने रूह को गोद में उठाया और ले जाकर सामने खड़े वेन पर उसे बैंक सीट पर लिटा दिया और उस लड़के को एक नोट की गड्डी देते हुए उससे बोला, अब अगर वह लड़का आए तो उससे कहना कि वह लड़की चली गई और हाँ, इतना कहकर निकल जाना, उसके हाथ मत लगाना। इतना कहकर उस आदमी ने वेन के ड्राइविंग सीट का डोर खोला और बैठते हुए अपनी पॉकेट से फोन निकालकर एक नंबर पर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन रिसीव होने पर वह आदमी बोला, सर, लड़की तो मिल गई है, अब इसे लाना कहाँ है? दूसरी तरफ से उसे एक शैतानी हंसी की आवाज सुनाई दी और उसने कहा, गैराज में लेकर आ जाओ। उसे आदमी ने, ठीक है सर, इतना कहकर कॉल कट किया और पीछे मुड़कर रूह को देखते हुए कहा,
तू इतने सारे मर्दों को एक झेल तो पाएगी ना, क्योंकि वहाँ मर्द कम नहीं है जो तुझे नोच नोच कर खाने को तैयार बैठे हैं। वह आदमी कार को गराज की ओर ले जाता है, जो कि अब तक बंद नजर आ रहा था। उसके सामने रोका और रूह को उठाकर लेकर अंदर की तरफ चला गया। उसे ले जाकर फर्श पर लेटाते हुए उसने सामने खड़े अभिनव जी से बोला, साहब आपने लड़की तो कड़क चुनी है, लेकिन क्या आप लोगों को झेल पाएगी? वहां अभिनव जी के साथ और भी 5-6 लोग मौजूद थे। अभिनव जी रूह को देखते हुए उसके करीब आए और उसके स्कर्ट को उठाकर पैरों को सूंघते हुए उससे बोले, माल कड़क है तभी तो इस पर दिल आया ना मेरा, और आज इसकी इज्जत भी उतारूंगा, क्योंकि इसकी वजह से उस पिल्ले ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरी बेइज्जती की। इसके जरिए उस पिल्ले को भी इस दुनिया से रवाना करूंगा। इतना कहते हुए अभिनव जी जोर जोर से हंसने लगी। रूह तो बेहोश थी, उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वही रूहान जब भागते हुए रूह के कॉलेज आया और गेट के अंदर जाने लगा, तभी गेटकीपर ने रूहान को रोकते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? सारे बच्चे चले गए हैं। उसकी बात सुनकर रूहान हैरानी से उसे देखते हुए उससे पूछा, लेकिन अभी तक मेरी रूह नहीं गई है। वह अंदर होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी गेटकीपर ने फिर से रूहान को कहा, नहीं बाबू, सब बच्चे जा चुके हैं, अब तक एक भी बच्चा अंदर नहीं है। हमने खुद चेक करने के बाद क्लासरूम को ताला लगाया है। रूहान के साथ ही बॉडीगार्ड भी वहां से रूहान के पीछे चले गए थे, इसलिए किसी को भी रूह के बारे में पता नहीं था। अब रूहान क्या करे? वह इधर उधर आगे बढ़कर रूह को ढूंढने लगा, लेकिन रूह उसे कहीं नहीं मिली। तभी रूहान अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ने लगा। तभी उसे रोड की दूसरे तरफ एक पान की दुकान नजर आई, तो रूहान भागकर उसे पान की दुकान के पास गया और उससे पूछा। रूहान ने जल्दी से ड्राइवर के फोन से रूह की फोटो दिखाई, तो पान वाले ने उसे कहा, साहब यहाँ से ये लड़की गई तो है आगे की तरफ, मोड़ की तरफ। उसने मुझसे पूछा था कि यह गाड़ी किस तरफ गई है, तो मैंने बता दिया था कि उस तरफ गई, इसलिए वह लड़की भी भागते हुए इस तरफ गई। रूहान उस लड़के की बात सुनने के बाद जल्दी से कार में बैठा और उसे तरफ चला गया जिस तरफ उस लड़के ने रूह के जाने की खबर दी थी। रूहान जाने कितनी ही दूर तक आगे की ओर निकल गया था, लेकिन रूह का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिला। रूहान टेंस होते हुए खुद से ही बोला, रूह कहाँ हो तुम? मुझे कहीं जाना ही नहीं चाहिए था तुम्हें छोड़कर। मैंने ये सोचा ही नहीं कि कोई सिर्फ मुझे तुमसे दूर करने के लिए पापा और दादू की ऐसी फेक वीडियो मुझे सेंड कर सकता है। ओह गॉड, काश मैंने उन वीडियो पर भरोसा ही न किया होता और न ही तुम्हें छोड़कर निकला होता। मेरी रूह कहाँ होगी तुम? रूहान अभी खुद को कोस रहा था, क्योंकि उसकी एक लापरवाही से उससे किसी ने उसकी रूह को छीन लिया था। रूहान पूरी तरह से खुद को मजबूर समझ रहा था, क्योंकि अभी उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि रूह से मिले। तभी उसने ड्राइवर के फोन से आकाश जी को कॉल किया और उसे सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या क्या हो चुका है। रूहान अभी खुद को कोस रहा था, क्योंकि उसकी एक लापरवाही से उससे किसी ने उसकी रूह को छीन लिया था। रूहान पूरी तरह से खुद को मजबूर समझ रहा था, क्योंकि अभी उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि रूह से मिले। तभी उसने ड्राइवर के फोन से आकाश जी को कॉल किया और उसे सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या क्या हो चुका है। आकाश जी के पीए भी यह सब सुनकर हैरान थे। उन्होंने जल्दी से मीटिंग रूम के अंदर जाना चाहा, लेकिन उन्होंने एक बार सोचा कि मीटिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन वह भी एक बेटी के बाप है, तो उन्होंने खुद से ही कहा, मीटिंग तो हजारों हो जाएंगे, लेकिन बेटी की जान अगर चली गई तो वह दोबारा नहीं आ सकती। इतना सोचने के बाद वह तुरंत मीटिंग रूम के अंदर गए और आकाश जी और दादू से बोले, रूहान का कॉल था और उन्होंने यह सब कुछ उन्हें बता दिया। उनकी बातें सुनकर वही दादू हैरानी से अपनी फटी आंखों से उन्हें देख रहे थे, तो वही आकाश जी अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ गए, क्योंकि इसी बात का तो डर था उन्हें कि कहीं रूहान और रूह के साथ कुछ गलत ना हो जाए, और इसीलिए उन्होंने उन दोनों के लिए बॉडीगार्ड्स रखे थे। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बॉडीगार्ड्स रखने के बाद भी उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। आकाश जी ने जल्दी से अपने पीए के हॉर्न से फ़ोन लिया और ड्राइवर के नंबर पर कॉल किया। उसने रूहान से बात की तो रूहान की रुंधी हुई सी आवाज़ दादू और आकाश जी को सुनाई दी, जिससे उसने कहा, पापा मेरी रूह, मुझे मेरी रूह चाहिए। पता नहीं वह कहाँ चली गई पापा, मुझे नहीं पता था कि यह सब फेक है, नहीं तो मैं उसे छोड़कर जाता ही नहीं। कुछ भी हो जाए नहीं निकलता, लेकिन अब मैं अपने रूह को कहाँ ढूंढूं? पापा कहाँ ढूंढूं? रूहान लगभग रोने लगा था, क्योंकि आज तक रूह के मिलने के बाद वह कभी भी खुद से रूह को दूर जाने नहीं दिया था। दादू ने आकाश जी से फ़ोन लिया और रूहान को समझाते हुए कहा, रूहान रोना बंद करो, यहाँ से तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाओ और रूह की खो जाने की रिपोर्ट करो, और हम वहाँ आ रहे हैं जितनी जल्दी हो सके।
रोहान ने हाँ कहा और ड्राइवर को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। आकाश जी और दादू मीटिंग से जल्दी से निकल गए क्योंकि उनके लिए मीटिंग से ज़्यादा जरूरी रूह थी। रोहान पुलिस स्टेशन गया और उसने वहां के इंचार्ज से रूह के बारे में सब कुछ बताया। रूह अभी छोटी ही थी, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स ने तुरंत एक्शन लिया और रूह की तस्वीर को अपने वायरलेस में अपने कलीग्स और नज़दीकी पुलिस स्टेशन को भेजने लगे, ताकि वो रूह को जल्दी से जल्दी सपोर्ट कर सके कि वह कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ रूह, जो उस बंद गराज में एक बोरी के ऊपर लेटी हुई थी, उसने जब आंखें खोली तो उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। अभी भी उसके ऊपर नशे की दवाई का असर था। रूही ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जब सामने देखा तो सामने सिर्फ अंधेरा था। उसने धीमे से आवाज दी, रोहन आप कहाँ हो? लेकिन रूह की आवाज देने पर उसे रिटर्न में कोई आवाज नहीं आई। वह उठकर बैठना चाहती थी लेकिन तभी वह लड़खड़ा कर गिरने को हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और खुद को सही से खड़ा किया। वह आगे बढ़ी और फिर से रोहन को आवाज दी, रोहन आप कहाँ हो? लेकिन इस बार भी वही हुआ। तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज आई और साथ में उसे आवाज के साथ कुछ अल्फाज भी उसके कानों में गूंजे, रोहन अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम उसके पास अब कभी नहीं जाओगी। वह और तुम अब कभी नहीं मिलोगे। इतना कहते हुए अंधेरे से एक शख्स बाहर आया। रूह ने जब सामने खड़े शख्स को देखा तो उसके मुंह से निकला, बड़े पापा आप? हाँ, ये शख्स और कोई नहीं बल्कि अभिनव जी थे। रूह के बड़े पापा आप कहने पर अभिनव जी उसके करीब आए और उसके बाल को पीछे से खींचकर चेहरे को ऊपर कर उसके चेहरे पर 2-3 थप्पड़ मारते हुए बोले, मैं कोई तेरा बड़ा पापा नहीं हूँ, मैं सिर्फ फरहान, छवि और रूहान का बड़ा पापा था। लेकिन उस पीढ़ी भर के छोकरे ने मुझ पर तेरी वजह से हाथ उठाया। क्यों? क्योंकि मैं तुझे पाना चाहता था, तेरे साथ वह सब करना चाहता था, इसलिए। लेकिन इसमें बुराई क्या है? उन्होंने अपनी उंगलियां रूह के चेहरे पर फिरते हुए रूह को गंदी नज़र से देखा। जो रूह को ये अच्छा नहीं लगा उसने तुरंत ही अभिनव जी के हाथ को अपने चेहरे से दूर झटका, जिस पर अभिनव जी ने वापस से रूह के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, अभी तो ऐसा बहुत होना बाकी है तेरे साथ, दूर क्या झटक रही है मेरे हाथ को? अभी तो मैं पूरा तेरे ऊपर चढ़ूंगा और तुझे रो दूंगा। उस रोहान ने क्या कहा था? उस छोकरे ने कहा था कि तू सिर्फ उसकी है, लेकिन आज मैं तुझे। अभिनव जी ने अपने पीछे खड़े 5-6 लोगों को रूह को दिखाते हुए कहा, इन सब की बनाऊंगा, तू इन सब की स्लट बनेगी। सिर्फ उस पीढ़ी भर के छोकरे की नहीं, बल्कि इन सब की, और तू अगर इन सब की वजह से मर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना कहते हुए अभिनव जी ने रूह के बाल को कस के पकड़ते हुए और उसे उन आदमी का तरफ फेंकते हुए उनसे बोला, इसके कपड़े उतारो, इसे नंगा करो और मेरे आगे इसे नंगा ही लेकर आओ। सबसे पहले मैं इसकी इज्जत को उतारूंगा और उसके बाद तुम सब इसके साथ एक एक करके जितनी दरिंदगी कर सकते हो करना। इसकी पूरी वीडियो बनाकर उस लड़के को भेजना जिसने मुझ पर इस लड़की की वजह से हाथ उठाया। मुझे सबके सामने बेइज्जत करके घर से बाहर निकल। अब उसकी लड़की की पूरी इज्जत को मैं पूरी दुनिया में नीलाम करूंगा और दिखाऊंगा कि जिस लड़की को वह शेखावत परिवार की इज्जत बनाने वाला था, उस लड़की की पूरी दुनिया के सामने इज्जत उतरते हुए देखकर क्या करेगा। अभिनव जी के मुंह से निकली हुई बातों को रूह कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके साथ होने वाली जबरदस्ती जरूर उसे समझ आ रही थी कि यह सब जो हो रहा है वह सही नहीं है। रोहान के वहां न होने पर रूह कुछ डर भी रही थी कि रोहान कहाँ चला गया। उसे रोहान के पास जाना है, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि उसके सामने खड़े ये लोग उसे कभी भी उसके रोहान के पास जाने नहीं देंगे। रूह ने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मेरे रोहान के पास जाने दो, मुझे छोड़ दो। बड़े पापा, यह क्या कर रहे हो आप? ये लोग कौन है? प्लीज मुझे रोहान के पास जाना है। रूह के आंखों से अभी आंसू की धारा निकल रही थी। वह रोहान के पास जाने के लिए उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोहान ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ अब रूह को ढूंढने के लिए पुलिस ऑफिसर्स की भी टीम लग गई थी। सब अपने स्तर पर रूह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी रूह का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब सुबह से शाम और शाम से ढलकर रात होने को आई थी, लेकिन रूह का कोई अता पता नहीं था और यहाँ रोहान की सांस जैसे रुकने को हो रही थी उसकी रूह के बिना। सच ही कहा था, रोहान की सांसें उसकी रूह में बसती है और अभी उसके साथ यही हाल हो रहा था। रोहान को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसकी सांसें तो उसके पास थी ही नहीं, उसकी रूह उसके पास नहीं थी। अभी रोहान खुद को जितना हो सकता उतना मजबूत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि रूह के गायब होने के पीछे सिर्फ वही है
क्योंकि अगर वह रूह को छोड़कर नहीं जाता तो किसी की इतनी औकात नहीं कि उसके होते हुए उसकी रूह को कोई उसे दूर कर सके। लेकिन यहाँ उसके हत्ते ही रूह को उससे दूर कर दिया गया था और उसकी रूह कहाँ थी, कैसी थी, किस हाल में थी, उसे ये भी पता नहीं चल रहा था। रूहान के साथ जो पुलिस ऑफिसर था, उससे रूहान ने कहा, सर आप लोग क्या कर रहे हो, पता लगाओ ना मेरी रूह कहाँ है। वह इतनी देर कभी मुझसे दूर नहीं रही है। इतनी देर क्या, वह कभी मुझसे दूर गई ही नहीं है। और आज सुबह से रात होने वाली एग्जाम खत्म हुए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन मेरी रूह मुझसे दूर है और कहाँ है ये भी मुझे नहीं पता। प्लीज़ सर मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी रूह को ढूंढ दो, मेरी रूह को प्लीज़ मेरे पास ले आओ। तभी वहां पर उनके सामने एक कार रुकी जिसमें से दादू और आकाश जी के भागते हुए रूहान के पास आए और रूहान से पूछे, रूह मिली क्या। लेकिन रूहान को खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वह क्या जवाब देता। उसने अपनी आंखें उठाकर दादू और आकाश जी की तरफ देखा तो उन दोनों का दिल जैसे बाहर को आ गया। रूहान की आंखें आंसुओं से भरी हुई लाल नजर आ रही थी। जो रूहान कभी अपनी मां के मरने पर नहीं रोया था, जब उसे वह सच पता चला था कि उसकी अपनी मां के मरने का कारण निशा जी और आकाश जी ही हैं, वह नहीं रोया था। आज वह इस तरह से रो रहा था जैसे टूट गया था, क्योंकि ठीक ही कहा था दादी ने कि रूह उसकी रूह में बस रही है और उससे रूह को दूर करना मतलब उसे उसकी जिंदगी से दूर करना था। और आज आकाश जी जब रूहान को इस हाल में देखे तो उन्हें वह लफ्ज़ सही लग रहे थे। रूहान को आकाश जी ने अपने सीने से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, रूह को वो मिल जाएगी, हम कोशिश करेंगे ना। तब तक दादू पुलिस ऑफिसर से बात करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पुलिस ऑफिसर से कहा, आप लोगों ने पता किया बच्ची कहाँ हो सकती है। देखिए वह बच्ची बहुत छोटी है, कहीं खुद से जाने का नहीं सोच सकती और यह जगह भी उसके लिए नई है, तो आप लोगों को उसे ढूंढना होगा। उसके साथ कुछ गलत हो जाए उससे पहले उसे ढूंढना होगा। दादू की बात सुनकर उस पुलिस ऑफिसर ने दादू से कहा, देखिए शेखावत सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वायरलेस में उस बच्ची के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और यह भी बताया गया है कि उस लड़की का मिलना कितना जरूरी है। उसकी फोटो सबको दे दी जा चुकी है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस ऑफिसर की इतना कहते ही दादू निराशा भरी नजरों से उस पुलिस ऑफिसर को और उसके बाद रूहान को देखने लगे, जैसे कि रूह मिलेगी भी या नहीं इस चीज की भी उम्मीद उनके पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रूह खुद को छुड़वाने के लिए रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। वह बार बार यही कह रही थी कि उसे उसके रूहान के पास जाने दे, लेकिन वहां कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो उसे रूहान के पास जाने देता, बल्कि वह सब तो हवस के पुजारी उस पर अपनी हवस भरी निगाहें डालकर मुंह से लार टपका रहे थे। तभी एक ने रूह के यूनिफॉर्म की स्लीव को पकड़कर फाड़ दिया, जिससे रूह झटके से उस इंसान से दूर होते हुए बोली, अंकल ये क्या कर रहे हो, आप मेरे कपड़े मत फाड़ो। वह आदमी खुद के लिए अंकल सुनने पर उस आदमी ने रूह से कहा, मैं कोई तेरा अंकल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो वह हूँ जो तेरे साथ मजा करने वाला है, और मुझे अंकल कहकर मुझे कुछ भी न करने पर मजबूर मत कर, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं। इतना कहते हुए वह आदमी रूह को धक्का देकर चावल के बोरी के ऊपर गिरा दिया और उसके कपड़े को फाड़ने लगा। लेकिन रूह ने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए एक बार फिर से उससे कहा, नहीं अंकल मत करो, मेरे साथ ऐसा, मुझे मेरे रूहान के पास जाने दो, प्लीज मुझे मेरे रूहान के पास जाने दो। इतना कहते हुए रूह और चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी कहा कोई सुनने वाला था। तभी अभिनव जी का फोन बजा और अभिनव जी ने अपने सामने चल रहे हैं इस सीन को रोकने के लिए कहा। वह आदमी रूह को छोड़कर खड़ा हो गया। रूह वहीं पर पड़ी रोती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इतना कहते हुए रूह और चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी कहा कोई सुनने वाला था। तभी अभिनव जी का फोन बजा और अभिनव जी ने अपने सामने चल रहे हैं इस सीन को रोकने के लिए कहा। वह आदमी रूह को छोड़कर खड़ा हो गया। रूह वहीं पर पड़ी रोती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अभिनव जी ने कॉल रिसीव किया और उन्होंने जैसे ही हेलो कहा तभी दूसरे तरफ से किसी ने कहा, बॉस उस लड़की को पुलिस ढूंढ रही है। आपको पता है पुलिस और कितने ही लोग उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। अगर वह लड़की मिल गई ना तो हम सब बुरे फंसने वाले हैं। फोन की दूसरी तरफ की बात को सुनकर अभिनव जी चिल्लाते हुए बोले, पुलिस कैसे बीच में आ गई इन सब की, किसने पुलिस को बताया। फोन की दूसरे तरफ से उस आदमी ने कहा, बॉस वह लड़का गया था पुलिस के पास और जिसे हमने पुलिस स्टेशन पर रखा था। वह लड़का उस भिड़ा तक नहीं, वह किसी और के पास चला गया था सीधा, जिससे ये केस हाईलाइट हो गई है। और अब उस लड़की को ढूंढने के लिए आसपास के जितने भी स्टेशंस हैं उन सब के ऑफिसर्स
लग गए हैं और उस छोकरे के बाप दादा इसमें शामिल हो गए हैं। इसीलिए पूरी तरह से उस लड़की को ढूंढा जा रहा है। अब क्या करे बॉस? उस आदमी के क्या करे बॉस पूछने पर अभिनव जी ने उससे कहा, अंडरग्राउंड हो जा, पुलिस के हाथ मत आना, अगर आ गया तो इतना याद रखना कि तू मुझे नहीं जानता और मैं तुझे नहीं जानता। इतना कहकर अभिनव जी ने कॉल कर किया और अपने हाथ में पकड़े फोन को जमीन पर पटकते हुए कहा, इस बीतते भर के छोकरे के दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है, इसलिए मुझे फंसाने के लिए पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। अब इसके साथ जो करना था वो छोड़ो, पहले इसे जान से मार दो ताकि यह किसी को कुछ बता ना सके कि इसे किसने अगवा किया था। इतना कहते हुए जैसे ही अभिनव जी पीछे मुड़कर रूह को देखते तो वहां रूह थी ही नहीं, रूह तो वहां से गायब थी। अभिनव जी जब वहां पर रूह को नहीं देखे तो चिल्लाते हुए बोले, कहाँ गई है ये लड़की, ढूंढो उसे, अगर वो यहाँ से चली गई तो हम सब मारे जाएंगे, ढूंढो उसे। इतना कहते हुए अभिनव जी उस गैराज में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगे। तभी उन्हें कुछ की आवाज आई। जब उन्होंने उसे और देखा तो रूह वहां गैराज के बाहर की तरफ भाग रही थी। तभी अभिनव जी चिल्लाकर बोले, उस लड़की को पकड़ो, वह यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। रूह जो उस आदमी के उसके ऊपर से उठने के बाद जब वह अभिनव जी की तरफ चला गया था तो उसने मौका देखकर भागने की कोशिश करते हुए चुपके से दबे पांव गैराज के बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके हाथ से लगकर एक डब्बा गिरा जिसकी आवाज से सबका ध्यान उसकी तरफ गया। अब रूह और भी घबरा गई। अब उसे लग रहा था कि सब उसे पकड़ लेंगे। जब उसने उन लोगों को अपने तरफ आते देखा तो उसने अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागने की कोशिश करते हुए दौड़ लगा दी और वह लोग भी उसके पीछे दौड़ते हुए गए। रूह अपनी पूरी जान लगाकर वहां से दौड़कर भाग रही थी। तभी रास्ते पर पड़ा बोतल का टुकड़ा उसके पैर पर घुस गया, जिससे रूह की मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसके पैर से खून की धार बहने लगी। रूह के पैर में कांच का टुकड़ा गड़ने से उसे दर्द और जलन हो रही थी, जिसके कारण वह जल्दी जल्दी भाग नहीं पा रही थी। तो रूह वहां पर ही रुक गई, क्योंकि उसके पैर में इतने धारदार बोतल के टुकड़े से लगने के कारण पैर में चोट लग गई थी। लेकिन कुछ देर वहां रुककर रूह ने इसकी परवाह नहीं की और उनसे बचने के लिए भागती। तभी अचानक से रूह एक जगह लड़खड़ा कर गिर गई, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया, उठाया और फिर से भागी। वह लोग उसके पीछे थे, वह लोग अभी चिल्ला नहीं रहे थे, क्योंकि रूह को ढूंढने के लिए पुलिस चारों तरफ फैली हुई थी और अभी अगर रूह को वह लोग चिल्लाकर रोकने की कोशिश करते तो शायद उनकी आवाज को सुनकर पुलिस अलर्ट हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए आ जाती। लेकिन वह लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अगर वह पुलिस वालों के हाथ लग जाते तो उनका चेहरा भी सामने आ जाएगा और उसके बाद उन्हें पता था कि पुलिस ऐसे लोगों को पकड़कर कैसे कुत्तों की तरह मरती है। इसलिए वह लोग बस रूह के पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। तभी रूह भागते हुए में मेन रोड की तरफ आ गई। कई गाड़ियां उसके आगे से गुजर रही थी। उसने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की ताकि उसकी हेल्प की जाए, लेकिन किसी ने भी रूह के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोकी और ना ही उसकी कोई हेल्प कर रहा था। तभी उनमें से एक आदमी रूह को पकड़ने ही वाला था कि तभी रूह वहां से साइड हटकर आगे भागने लगी। रूह उनसे दूर भागते हुए जा रही थी, ऐसा लग रहा था कोई भी उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था। वहीं अब तक रात की दूसरे पहर शुरू हो गई थी। रोहान किसी भी तरह से अपनी रूह के बिना घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसकी आस भी टूटती हुई नजर रही थी, जैसे कि वह अपनी रूह को खो चुका है। वहीं पुलिस की टीम भी रूह को ढूंढती हुई पूरी तरह से हताश हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी बच्ची से आखिर किसकी दुश्मनी हो सकती है, जो वह लोग उस बच्ची को किडनैप करके ले गए। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि रूह का किडनैप ही हुआ है, लेकिन क्यों किस लिए यह नहीं पता था। अभिनव जी के बारे में आकाश जी और दादाजी ने पुलिस को पूरी बात बता दी थी, लेकिन जब उन्होंने अभिनव जी के कॉल को ट्रेस किया, लोकेशन पता किया, तो अभी और उनका दिन भर का जो मोबाइल लोकेशन था वह उनके घर का ही दिख रहा था, जिस वजह से अभी पुलिस किसी भी तरह से अभिनव जी पर सवाल नहीं उठा सकती थी। फिर भी उन्होंने अभिनव जी को कॉल करके पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा था और अभिनव जी ने इसके लिए हामी भी भर दी थी। अभी सबको अभिनव जी का ही इंतजार था कि वह आएंगे तो उनका बयान लिया जाएगा। रोहान यहाँ से जाना चाहता था और अपनी रूह को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसके बस में अब कुछ भी नहीं था, क्योंकि आकाश जी और दादू ने उसे कहीं भी जाने के लिए साफ सीधा मना किया था, क्योंकि वह दोनों नहीं चाहते थे कि जिस तरह से रूह का किडनैप किया गया है, जाने वह किस हाल में होगी, कहीं इस तरह से रोहान का भी किडनैप ना कर लिया जाए। तभी कुछ देर में अभिनव जी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वह पुलिस इंचार्ज के पास आए और उससे बोले, जी सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिस पर पुलिस इंचार्ज ने अभिनव जी को सामने बैठने के लिए कहा। अभिनव जी के सामने ही आकाश जी और दादू भी बैठे थे,
लेकिन अभिनव जी ने किसी भी तरह की कोई रिस्पांस उनकी तरफ देखकर नहीं दिया। वह पुलिस ऑफिसर के पास बैठे और बोले, जी बोलिए। पुलिस इंचार्ज ने अभिनव जी से कहा, अभी अभी हमें बताया गया है कि 2 दिन पहले क्या हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें मिस्टर शेखावत को शक है कि उनके घर की बच्ची को अपने कहीं अगवा तो नहीं कर लिया। जिस पर अभिनव जी दादू की तरफ मुड़े और उन्हें देखते हुए बोले, माना कि मुझ पर रूहान ने इल्जाम लगाया है कि मैंने रूह के साथ ऐसा किया, लेकिन मैंने सच में वैसा कुछ भी नहीं किया था। ये बस रूहान का शक था जो उसने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन छोटे पापा, आप भी ऐसा करेंगे, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। आपने तो मेरे पापा यानी कि आपने बड़े भाई से वादा किया था ना कि आप हमेशा मेरा ध्यान रखेंगे, लेकिन आपके घर पर आपके पोते ने मुझ पर हाथ उठाया और अब आप मुझे इल्जाम लगा रहे हैं कि जिस लड़की की वजह से आपके पोते ने मुझ पर हाथ उठाया उस लड़की को मैंने अगवा कर लिया है। मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप सब। यहाँ पर अभिनव जी ही दादू के ऊपर चढ़ रहे थे, जिस पर आकाश जी ने अभिनव जी को घूरते हुए उनसे कहा, भाई साहब आप जो कह रहे हैं ना कि रूहान ने बेवजह ही आप पर शक किया और हाथ उठाया, उसने कोई शक नहीं किया। हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा था कि आप किस तरह से रूह को छू रहे थे और वही वजह थी कि रूहान ने आप पर हाथ उठाया है। तो अब आप सीधे सीधे ये बताइए कि हमारी रूह कहाँ है। जिस पर अभिनव जी ने हंसते हुए कहा, आकाश कुछ भी मत बोलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं इतने दिन वेट क्यों करता, इस वक्त मैं उस लड़की को उठा लेता, लेकिन जब मैंने ऐसा नहीं किया है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा। फिर अभिनव जी पुलिस ऑफिसर की तरफ मुड़े और उससे बोले, देखिए सर, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, आप इन लोगों की इंक्वायरी कीजिए तो पता चलेगा कि बात क्या है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए आप मुझे किसी भी शक की बिना पर यहाँ रोक नहीं सकते, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अभिनव जी वहाँ से उठे और वहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने लगे। तभी दादू ने पुलिस इंचार्ज से कहा, सर आपने ऐसे कैसे उसे जाने दिया, उसी ने हमारी बच्ची को किडनैप किया है। जिस पर पुलिस इंचार्ज ने दादू को समझाते हुए कहा, देखिए सर, अभी हमारे पास कोई पक्के सबूत नहीं है मिस्टर शेखावत के अगेंस्ट, इसलिए हम उन्हें नहीं रोक सकते और कोई केस भी नहीं डाल सकते। हमें आपकी बच्ची मिल जाए, बस यही हम उम्मीद कर सकते हैं। तभी रूहान, जो वही सामने चेयर पर बैठा हुआ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और भगवान से प्रे कर रहा था कि उसकी रूह को कुछ ना हो, वह उसे वापस मिल जाए। तभी आकाश जी और दादू उसके पास आए और उससे बोले, चलो रूहान घर चलते हैं। रोहन दादू और आकाश जी की बात को सुनकर हैरान था कि ऐसे कैसे घर चलते हैं, अभी तो रुक मिला ही नहीं है। रूहान झट से चेयर से खड़ा हुआ और उसने अभिनव जी का कॉलर पकड़ लिया।